साइंस से डर लग रहा है ना, अरे बट वाई टू फियर व्हेन योर प्रशांत भैया इज हियर। सो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और फिर से आ गया हूं एक नए वन शॉट के साथ। और चैप्टर का नाम है लाइट। हाँ, ये वही चैप्टर है जिससे कि तुम घबराते रहते हो, डरते रहते हो, भैया न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाते, आज हो जाएंगे। भैया ये रे डायग्राम कैसे बनाऊं, एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि तूने सोची नहीं होगी, है ना। तो इस पूरे चैप्टर को वन शॉट के अंदर फनी तरीके से, मजेदार तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से और बहुत सारे सवाल लगाएंगे। ये सवाल तुम्हारे एग्जाम्स के अंदर, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, स्कूल एग्जाम्स के अंदर रिपीट होने की चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, सब कुछ करेंगे डिटेल में, है ना। बस तू इतना ध्यान रख, वाई टू फियर व्हेन योर प्रशांत भैया इज हियर। ठीक है, जब जब तुझे प्रॉब्लम आएगी ना, तेरा भाई यहां पर खड़ा है, ठीक है, तेरा बड़ा भाई यहां पर खड़ा है, तुझे उतनी लोड नहीं लेनी है, मैं हूं। चलो जी, बहुत बढ़िया, क्या ही बैनर बनाया है, देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा हूं मैं। वैसे मैं सुंदर हूं ही, पर ठीक है। चलो जी, आज हम क्या क्या करने वाले हैं, टॉपिक्स क्या क्या कवर करने वाले हैं, सारे टॉपिक्स जो जो आपके एनसीईआरटी के अंदर हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्पेरिकल मिरर, साइन कन्वेंशन, न्यूमेरिकल करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करेंगे, फिर लेंस भी पढ़ेंगे और पावर ऑफ लेंस भी पूरा का पूरा कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। नोट्स आपको टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएंगे या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, है ना। तो नोट्स बाद में, पर बाद में, पहले लेक्चर देखना, बाद में नोट्स डाउनलोड करना, अभी नोट के पीछे मत भागो, है ना। वैसे पता है, मुझे तो उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा बुरा लगता है जो कि क्लास में बैठ के नोट्स बनाते हैं और उनका दोस्त जब उनसे पूछता है ना कि भाई नोट्स दे दे, तो अच्छी खासी फोटोज लेते हैं और नोट्स भेज देते हैं। पर वहीं पर जब वो स्टूडेंट्स किसी और से नोट्स मांगते हैं, है ना, भाई यार मैंने नोट्स नहीं बनाए, मुझे नोट्स दे दे, तो उनकी मदद कोई नहीं करता, है ना। उनके लिए बुरा लगता है यार। चलो कोई बात नहीं, पर मैं अच्छा इंसान हूं, मैं नोट्स दूंगा। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। लाइट क्या है, रोशनी। भैया हमारे जीवन में तो अंधकार है, अरे नहीं नहीं, जीवन में उजाला हो जाएगा तेरे भी। पहले समझ लाइट क्या है। तो लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बड़ी बेसिक सी चीज है, एक एनर्जी की क्या है, फॉर्म है। एक बड़ा फन फैक्ट बताता हूं आपको कि लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल, यानी हम लाइट को देख नहीं सकते, लाइट की वजह से हम सब कुछ देख सकते हैं। क्या बात समझ में आई। अब देखो, लाइट की स्पीड सबको पता होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। छोटी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। ओहो, छोटी क्लासेस में तो तुमने पढ़ाई करी कहां थी, रोस्ट नहीं कर रहा हूं बेटा, ठीक है ना। उसके अलावा लाइट जो है वो रेक्टिलिनियर मोशन करती है। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, यानी वो सीधी चलती है ना। वो भी तुम्हारे प्रशांत भाई की तरह सीधा है एकदम, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन यानी लाइट जो होती है एकदम सीधी जाती है। उसके अलावा लाइट कैन ऑल्सो ट्रेवल इन वैक्यूम, वो भी हमने ऑलरेडी छोटी क्लासेस के अंदर, 9th क्लास के अंदर, 8th क्लास के अंदर पढ़ रखा था। अब आते हैं मेन मुद्दे की तरफ, जो कि है रिफ्लेक्शन। भैया ये रिफ्लेक्शन क्या है, ये क्या नया फिनोमिना है। मैंने कहा ज्यादा लोड नहीं लेनी। रिफ्लेक्शन क्या है, टिक 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 टिक, यानी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। यानी लाइट आई 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 आई, टकराई और चली गई, है ना। लाइट आई, टकराई, चली गई। देखते हैं बेटा क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे व्हेन दे स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ अ ऑब्जेक्ट, है ना। जब लाइट आई, टकराई और चली गई, है ना, उसी प्रकार से जैसे वो भी तुम्हारी जिंदगी में आई थी, टकराई थी और चली गई थी, ठीक है, उसी प्रकार से लाइट भी आई, टकराई और चली गई। अब बहुत बेसिक चीज है, ऑलरेडी पढ़ चुके, नहीं पढ़ा तो बता देता हूं। यहां पर ना एक रे डायग्राम है, इस रे डायग्राम को थोड़ा जूम करता हूं, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। देखो 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले होती है इंसिडेंट रे। पहले डायग्राम क्लियर दिख रहा है ना सबको, चलो। इंसिडेंट रे ये जो है, ये है आपकी इंसिडेंट रे, यानी ये आई 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 आई, ठीक है। अब यहां पर था एक प्लेन सरफेस, क्या था बेटा, प्लेन सरफेस, इस पे टकराई और टकरा के चली गई, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। अब एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी जाती है ना, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी जाती है और उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। वो नॉर्मल क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ये जो सरफेस था, इसके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी जाती है। परपेंडिकुलर समझते हो ना, 90 डिग्री, हाँ। तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी जाती है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो 3 चीजें, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ठीक है। तो ये 3 चीजें, ये आपको होपफुली पता होनी चाहिए कि इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है ना, और नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल क्या है, इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। बहुत बढ़िया भैया, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं। मैंने कहा रुको जरा, सबर करो, अभी टफ टफ चीजें भी दिखाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में डिट्टो छप के आते हैं, ठीक है। आ जाओ, देखो 2 लॉज हैं रिफ्लेक्शन के। व्हाट आर दी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बेसिक 2 लॉज हैं। पहला लॉ क्या बोलता है, लॉ ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। अब तुम बोलोगे भैया इंसिडेंस एंगल क्या है ये, मैं कहता हूं दिखा देता हूं। देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, वो एंगल जो कि इस लाइन, ये क्या है, इंसिडेंट रे,
और ये क्या है, नॉर्मल है। इनके बीच का ये जो एंगल तुम देख पा रहे हो इसको हम बोलते हैं एंगल आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली इसके और इसके बीच का जो एंगल है इसको हम बोलते हैं एंगल आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेसिक है। तो भाई पहला रूल ये बोलता है कि जो दोनों एंगल है ना ये बराबर है, ये बदलेंगे नहीं, है ना। ये तुम्हारे दोस्त की तरह नहीं है बेटा, ये सेम रहेंगे, ये बदलेंगे नहीं, ये एकदम सेम रहेंगे, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, ये दोनों सेम रहेंगे आपस में। तो पहला लॉ यही बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ क्या बोलता है, दूसरा लॉ ये बोलता है कि जो तीनों रेस तुम देख रहे हो ना, टिंग 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 टिंग, तो ये जो तीन रेस तुम देख पा रहे हो ना, ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगी। भैया प्लेन क्या होता है, वो वाला प्लेन, प्लेन यानी एक सरफेस। तो तुम देख सकते हो ये तीनों के तीनों एक ही सरफेस पे हैं। जैसे कि मान लो एक कागज है ना, कागज के ऊपर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन पे क्या है, लाई करेंगी। ठीक है जी। तो ये याद रखना आपका सेकंड लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल क्या लाई करती हैं, एक, है ना, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। चलो जी, ये दो चीजें समझ आ गई क्या सबको, जल्दी से फटाफट से बता दो। अच्छा एक चीज याद रखना, अपने लेक्चर में ना जोश मीटर कितना है वो तुम्हारा हाई रहना चाहिए, यानी एनर्जी मीटर क्या है ना, तो अपना जोश एकदम हाई रहना चाहिए। जब तुम्हारा मास्टर यहां पर खड़ा होकर तुम्हें एनर्जी से पढ़ा सकता है तो यार बेटा तुम क्यों नहीं, है ना, तुम क्यों लोड ले रहे हो यार, थोड़ी एनर्जी रखनी है, एकदम हाई एनर्जी, वरना मैं रोस्ट कर देता हूं बेटा, बहुत रोस्ट कर, एक तो मारता भी बहुत हूं बेटा, बॉडी बना ली, बॉडी बना ली, मारता और डंबल वंबल भी रखता हूं, तो इसमें एनर्जी हाई रखना। चलो जी आया, अब बात करते हैं एक नए टॉपिक की जिसका नाम है, मतलब एक डेफिनेशन है, एक टर्म होती है लेटरल इन्वर्जन। है ये क्या है, लेटरल इन्वर्जन है राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। मतलब एक बार शीशे में जाकर खड़े हो जाओ, जाओ 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 फटाफट जाओ जाओ जाओ, शीशे में खड़े हो जाओ, राइट हाथ उठाओ, शीशे में कौन सा हाथ उठा, लेफ्ट हाथ उठा कि नहीं उठा। अगर तुम्हारा राइट ही उठा बेटा तो इसका मतलब या तो शीशे में गड़बड़ है या तो बेटा तुम में गड़बड़ है, थोड़ा तांत्रिक वांत्रिक बुला लो घर पे। ठीक है। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, एक ऐसा फिनोमिना जिसमें जब हम मिरर में राइट चीज देखते हैं तो वो हमें लेफ्ट चीज मिरर में दिखाई देती है। ठीक है। तो क्या है, लेटरल इन्वर्जन is the phenomena where left and right sides of an object appear reversed, है ना, appear reversed यानी उल्टे हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस जो होती है ना उनपे हमेशा उल्टा लिखा जाता है। आपने अगर देखा हो कभी एम्बुलेंस तो उस पे जो एम्बुलेंस है वो उल्टा लिखते हैं, पता है क्यों, क्योंकि मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूं, पीछे एम्बुलेंस है, मैं शीशे से देखूंगा तो शीशे में वो एम्बुलेंस मुझे सीधा दिखाई देगा, समझ रहे हो, है ना, इस वजह से एम्बुलेंस में उल्टा एम्बुलेंस लिखा जाता है। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी कभार, व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल इन्वर्जन, व्हाई इज एम्बुलेंस रिटर्न लेटरली इन्वर्टेड। उल्टा क्यों लिखा जाता है, ताकि जो आगे गाड़ी वाला है वो शीशे में देखे और उसे एम्बुलेंस दिख जाए और वो रास्ता दे दे, है ना, एम्बुलेंस को जल्दी है भाई, जल्दी जाना है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। चलो जी, अच्छा अब बात करते हैं प्लेन मिरर की, वही मिरर जिसमें कि राइट का लेफ्ट, राइट का, हाँ वही वाला। तो प्लेन मिरर हम सबके घर में है, उसके कुछ फीचर्स बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, है ना, क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं प्लेन मिरर के। चलो आ जाओ, प्लेन मिरर को थोड़ा सा फीचर वीचर खेलते हैं। देखो भाई, सबसे पहले प्लेन मिरर में जितनी भी इमेज बनती हैं वो वर्चुअल बनती हैं। भैया ये वर्चुअल क्या है, वर्चुअल यानी नकली। बेटा समझ, दो प्रकार की इमेज, एक रियल इमेज, असली इमेज, एक वर्चुअल इमेज जो कि वर्चुअल दुनिया में, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, है ना, तुमने उसको मैसेज करा, रिप्लाई नहीं आया रिप्लाई, तो बात नहीं हो पाई। रियल दुनिया में बात नहीं हो पाई, पर वर्चुअल दुनिया में तो बात हो सकती है ना, नकली दुनिया, सपनों की दुनिया। उसी प्रकार से जो इमेज बनती है यहां पर प्लेन मिरर में, वो कैसे बनती है, वो हमेशा वर्चुअल बनती है, ना कि रियल। अच्छा एक चीज याद रखना, और इसको ना कहीं पर दिमाग के अंदर डाल के रख लो, रियल का बड़ा भाई इन्वर्टेड, रियल का बड़ा भाई इन्वर्टेड, यानी जो भी इमेज रियल होगी वो पता कैसी होगी, वो उल्टी होगी, उल्टी कैसी होगी बेटा, उल्टी। ठीक है। और वर्चुअल का बड़ा भाई बेटा कौन, वर्चुअल का बड़ा भाई इरेक्ट यानी सीधी, ठीक है बेटा, कैसी होगी, एकदम सीधी, बहुत बढ़िया, है ना। तो जब भी इमेज वर्चुअल बनेगी वो सीधी बनेगी, जब भी रियल बनेगी उल्टी बनेगी। ठीक है। अब तुम खुद बताओ, तुम शीशे में जाकर खड़े हो जाओ और देखो खुद को, क्या तुम्हारी इमेज सीधी बन रही है, अगर सीधी, क्या बोल रहे हो, नहीं बन रही बेटा, सीधी ही बन रही बेटा, नहीं बन रही तो फिर वही कॉल करे तांत्रिक ठीक है। और वैसे बात है, सीधी ही बन रही होगी, है ना। कैसे, क्यों सीधी बनेगी, क्योंकि वो वर्चुअल इमेज है। तो वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी बनती है बेटा, इरेक्ट बनती है, बहुत बढ़िया। अच्छा आपके प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है, लेटरली इन्वर्टेड, अभी बताया, टुंग बता दिया। चलो आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, सेम साइज ऑफ द इमेज, यानी जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के सेम है। जाके तुम सामने खड़े हो गए तो जितनी तुम्हारी हाइट है उतनी ही
आपको मिरर में दिखाई दे रही होगी। क्या बात सत्य है, एक बार बता दो फटाफट से। हाँ बहुत बढ़िया है ना, बहुत सही, सारी चीज सही चल रही। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। समझा रहा हूं बेटा, लोड नहीं लेना। मान लो तुम मिरर से, ये मिरर है, मैं यहां खड़ा हूं, ये मिरर है, मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है। तो जो इमेज बनेगी मिरर के पीछे वो भी उतनी ही दूर पे बनेगी जितना मैं मिरर से दूर था, है ना। मैं यहां था, इतना डिस्टेंस था, उतने डिस्टेंस पे मेरी इमेज बनेगी। बस ये कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। इसके अलावा एक पॉइंट जिसपे बार बार हर बार एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है वो है फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। फोकल लेंथ क्या होती है आगे बात करेंगे, पर अभी बस तुम याद कर लो कि हमेशा फोकल लेंथ क्या होती है, इनफाइनाइट होती है बेटा। क्या होती है, इनफाइनाइट। तो याद रखना फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट, यानी हम उसे काउंट नहीं कर सकते। यहां तक की कहानी क्या हम सबको समझ आई, फटाफट से चैट के अंदर बोलो। अब बढ़ते हैं पीके भैया, स्मार्ट पीके भैया, स्पेरिकल मिरर की तरफ। यहां तक सारी चीजें डन है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यार देखो तुम ना वो स्टूडेंट्स हो जो कि एक रात पहले पढ़ के इतने अच्छे मार्क्स लेकर आ जाते हो, है ना। तो सोचो अगर तुमने थोड़ी सी पढ़ाई लगकर कर ली तो तुम तो भाई इतिहास रच दोगे। अपने खुद के पोटेंशियल को कम मत नापो। तुम वो हो जो कि एक रात पहले पढ़ के अच्छे मार्क्स ले आते हो, तो यार अभी तो समय है, तुम कितने अच्छे मार्क्स ला सकते हो, है ना, राइट। चलो भाई, तो उसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, है ना। और ढंग से चीजों को समझते हुए चलेंगे। आ जाओ, देखो स्पेरिकल मिरर दो प्रकार के हैं, एक है कॉनकेव, एक है कॉन्वेक्स। भैया ये कॉनकेव कौन, अरे बेटा देख, अरे बेटा देख देख देख, गुफा कैसी होती है, गुफा कैसी होती है, गुफा बेटा ऐसी कुछ होती है। गुफा में कौन रहता है, भालू रहता है, सुना होगा तो गुफा कैसी होती है, गुफा इस प्रकार से होती है। तो कौन केव में क्या आ रहा है, केव आ रहा है, केव, है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कौन केव, केव आ रहा है, केव यानी गुफा। तो जो कॉनकेव मिरर होगा वो इस प्रकार से होगा, यानी वो गुफा की तरह होगा। उसकी एक साइड तो क्या होगी, पॉलिश्ड, पॉलिश्ड होगी, पॉलिश्ड यानी वहां पे लाइट टकरा नहीं सकती, ठीक है। और ये जो दूसरी साइड होगी ये क्या होगी, ये रिफ्लेक्टिंग साइड होगी। क्या होगी बेटा, रिफ्लेक्टिंग साइड, ठीक है। तो ये हो गया कॉनकेव, गुफा। दूसरा क्या, कॉन्वेक्स। तो इसका एकदम अपोजिट क्या करो, इसका ऐसे अपोजिट बना दो, है ना, और अंदर की तरफ पॉलिश कर दो। क्या कर दो बेटा, अंदर की तरफ पॉलिश कर दो, बहुत बढ़िया। तो ये क्या है, कॉन्वेक्स, ये क्या है, कॉनकेव, केव यानी गुफा, गुफा जैसा दिखेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। ये दो प्रकार की अपनी मिरर्स होती हैं। अब यहां पर ना आपको कुछ चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक एक करके समझते हुए चलेंगे, ठीक है। मैं आपको वापस से डायग्राम पे लाता हूं, उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी बेटा, ठीक है। ये आपका कॉन्वेक्स, ये है आपका कॉनकेव। आई होप ये इमेज आपको एकदम क्लियर होगी, ये इमेज आपको क्लियरली दिखाई दे रही होगी, आई होप। मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर देता हूं, ठीक है जी, ताकि आपकी मदद हो जाए। अब तो एकदम बढ़िया दिखाई दे रही होगी। चलो आ जाओ, देखो ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से। पोल क्या होता है, पोल, पोल क्या होता है भैया, पोल डांस नहीं बेटा, पोल क्या होता है, पोल होता है ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये क्या है, कॉनकेव मिरर, इसका जो मिड पॉइंट है, इसका जो मिड पॉइंट है बेटा वो पोल कहलाता है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट पोल कहलाता है। उसके अलावा समझना बेटा, अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, है ना, तो ये किसी ना किसी पूरे के पूरे सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है ना। अगर हम इमेजिन करें एक पूरा का पूरा सर्कल, अगर हम इमेजिन करें पूरा का पूरा सर्कल, तो सर्कल का जो सेंटर होगा, हर सर्कल का एक सेंटर होता है ना, वो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे उसको, सी लिखेंगे उसको, सी, है ना, और ये आएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। आगे देखो, अगर एक लाइन हम पास करें, एक ऐसी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करेगी, तो उस लाइन को अपन क्या बोलेंगे, उस लाइन को अपन बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। वो वाले प्रिंसिपल नहीं है तुम्हारे स्कूल वाले बेटा, ये कौन है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अगली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इसका जो मिड पॉइंट है, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, यानी एक बीच का जो पोर्शन है, उसको हम बोलते हैं क्या, फोकस, या फिर बहुत सारी किताबों के अंदर प्रिंसिपल फोकस भी लिखा जाता है, ठीक है। हम फोकस बोल रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं बोलता हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है। पढ़ा, अबे पढ़ा था सुनो, हाँ बहुत बढ़िया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फोकस से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस है, इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं फोकल लेंथ। क्या बोलता हूं बेटा, फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ। समझ आ गया, बहुत सही। अच्छा, इसके अलावा अब तुम खुद सोचो, ये क्या था, मिड पॉइंट, ये क्या था, मिड पॉइंट। तो क्या मैं बोल सकता हूं, अगर मैं फोकल लेंथ को ट्वाइस कर दूं, यानी मैं फोकल लेंथ को 2 टाइम्स कर दूं,
तो वो किसके बराबर होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर के। क्या ये चीज मैं बोल सकता हूं? हाँ ना? फटाफट फटाफट। हाँ बहुत बढ़िया। एक तो यार तुम ये जितने भी सीबीएसई वाले बच्चे हैं ना, इनके साथ सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं ना वो सबसे अलग अलग है, अनोखे हैं। पता है क्यों? इनके साथ प्रॉब्लम ये है, ना इन्हें हिंदी लिखनी आती है और ना इन्हें इंग्लिश बोलनी आती है ना? दोनों जगह पे लैग कर जाते हैं। या तो भैया अच्छे से हमें इंग्लिश ही सिखा देते बोलना, या तो हिंदी लिखना, दोनों ही नहीं आ पा रहा है है ना? रिलेटेबल हो गया। तो समझ आया कैसे हुआ? 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, अगर इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की मैं पूरी लेंथ निकालूंगा तो वो कहलाएगा अपर्चर। क्या कहलाएगा? अपर्चर। टेंशन मत लो, सारी डेफिनेशन आपको देखने को मिलेंगी। ये सेम चीज होती है किसके साथ? कॉन्वेक्स मिरर के साथ। किसके साथ? कॉन्वेक्स मिरर के साथ। कॉन्वेक्स मिरर देखो कुछ इस प्रकार से होती है। ये होती है आपकी कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है? अंदर की तरफ से क्या होती है? देखो ऐसे पॉलिश्ड होती है, ठीक है जी। अब क्या है? सेम ये सारी चीजें, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां पर आएगा प्रिंसिपल फोकस, और यहां से लेकर यहां तक क्या होगा? फोकल लेंथ। क्या होगा बेटा? फोकल लेंथ। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बात हमें एकदम समझ आ गई है, मजा आ गया है। तो अब एक एक करके टर्म्स को रीड करते चलते हैं, ज्यादा लोड नहीं लेना है। आ जाओ। देखो पोल क्या है? पोल है सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पॉइंट है वो पोल कहलाएगा। बहुत बढ़िया। अगला, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है भैया? द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर्म्स द पार्ट। यानी वो तो छोटी सी मिरर है, उसको अगर पूरा का पूरा सरफेस होता तो उसका जो मिड पॉइंट होता है, उसका जो सेंटर होता है, वो क्या कहलाता? हाँ जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? अभी बताया, अभी बताया, आप गलती नहीं करनी है। बहुत बढ़िया। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, शुक करके जो निकल जाती है। अगला, प्रिंसिपल फोकस। देखो कहीं फोकस लिखते हैं, कभी कभार प्रिंसिपल फोकस भी लिखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? क्या है? मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? बोलो 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 बोलो। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल। बहुत बढ़िया। अगला, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है? बता दिया, डिस्टेंस है। लास्ट है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? द डायामीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जो लेंथ है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है आपका अपर्चर। वो क्या कहलाता है? अपर्चर। मुझे फटाफट से बताओ, क्या ये सारी डेफिनेशंस हमें समझ आ गई? क्या ये सारी डेफिनेशन क्या हमें समझ आई? मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूं। चलो भाई, यहां तक समझ आ गया तो अब फटाफट से आगे का बताओ। एक सवाल है, डिफाइन फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। क्या होती है फोकल लेंथ? डिस्टेंस है, कहां से कहां तक का? प्रिंसिपल फोकस से पोल तक का डिस्टेंस है। अगला, हाउ इज इट रिलेटेड टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर? तो तुम्हें पता है 2 टाइम्स फोकल लेंथ किसके बराबर होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगी। ये हमेशा याद रखना, ठीक है? गांठ बांध लो, गांठ, है ना? गांठ बांध लेना, ठीक है? वरना पेपर में आया तो फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है? हाँ, तो इसलिए याद कर लेना गांठ बांध के। चलो अब ना अपन रूल्स खेलते हैं। रूल्स क्या होता है? रूल्स यानी कुछ ऐसे रूल्स जिसकी मदद से अभी हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे, आगे करेंगे। कुछ रूल समझ लेते हैं, आ जाओ। रूल नंबर 1, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। इसको थोड़ा सा चेंज कर देना, विल पास थ्रू फोकस और अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। यानी या तो असली में पास करेगी या तो हमें ऐसा लगेगा कि पास करेगी, है? ये क्या हुआ अभी समझाता हूं, देख डायग्राम से तुझे सब समझ आएगा। तो इतनी लोड में यार तो टेंशन में कैसे आ जाते हो यार? तुम, तेरे भाई तेरे साथ खड़ा है और फिर तुम टेंशन लेते हो। आ जाओ, देखो ये कॉनकेव, केव, गुफा गुफा गुफा, हाँ अब याद रहेगा। तो देखो कॉनकेव पे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई भी लाइट रे आती है, ठीक है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई भी लाइट रे आती है तो हमेशा कहां से पास करेगी बेटा? फोकस से। कहां से? फोकस से, कॉनकेव में। पर कॉन्वेक्स में क्या होगा? देखना बेटा, कॉन्वेक्स जो मिरर होता है ना, कॉन्वेक्स होता है डाइवर्जिंग मिरर। यानी वो लाइट उसके पास आती है, वो दूर भगा देता है। ये भी उसी की तरह है, ठीक है? ये भी डाइवर्ज करने में फोकस करता है। जबकि कॉनकेव क्या कर रहा है? कॉनकेव तो सबको मिला रहा है, जबकि ये क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है। तो इसको अपन कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, इसको हम डाइवर्जिंग भी बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे। देखो अब अगर कोई भी लाइट रे आई ना तो हमेशा कॉन्वेक्स से वो दूर चली जाएगी। क्या चली जाएगी? दूर। अब इट विल नॉट एक्चुअली पास थ्रू फोकस बट अपीयर्स टू पास। अपीयर्स कैसे? देखो भाई, जब रियल दुनिया में कोई नहीं मिल पाता तो कहां मिलता है? सपनों की दुनिया में। बहुत एक्सपीरियंस है ना, वर्चुअल दुनिया में। तो पीछे ट्रैक करो तो देखो फोकस से पास हुआ। यानी कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, जब भी लाइट पैरेलल होगी तो फोकस से पास करेगी या फिर अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। चलो भाई, रूल नंबर 1 डन ना डन? 4 रूल है बेटा। रूल नंबर 2, इसका अपोजिट, अगर कोई भी लाइट रे
फोकस से पास करेगी तो वो ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगी। देखते हैं, आ जाओ। जैसे कि कॉन्केव में बात करते हैं, ये लाइट रे आई 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 फोकस से, देखो फोकस से पास करी है, फोकस से, और ये मिरर पे टकराई। अब ये क्या हो जाएगी, अब ये ऑटोमेटिकली बेटा पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अच्छा कॉन्वेक्स में क्या होगा, लाइट रे जा रही थी कहां पर, टूवर्ड्स फोकस। कहां पर बेटा, टूवर्ड्स, एक्चुअली में फोकस में नहीं गई, टूवर्ड्स फोकस। पर ये गंदा इंसान है कॉन्वेक्स, ये डाइवर्ज कर देता है, तो इसने क्या करा, यहीं पर ही बेटा फेंक दिया इसको दूर टाटा बाय बाय गुड बाय, खत्म गया। ठीक है, तो पैरेलल हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या रूल नंबर 2, एनी रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रूल नंबर 3 और सबसे इजी रूल, इजीएस्ट रूल, देखो बेटा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना वो है गुंडा। क्या है बेटा, गुंडा है। मेरा चश्मा कहां है, गुंडा वाला, गुंडे वाला चश्मा लाओ भाई। गुंडे बनने के लिए चश्मा लगाना जरूरी होता है बेटा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलता है कि भाई अगर तू मुझसे जाएगा तो मुझसे ही वापस आएगा, अगर तू मुझसे गया तो बेटा मेरे ही रास्ते से वापस आना पड़ेगा, यू हैव नो ऑप्शन। तो भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर की गुंडागर्दी है, यूपी बिहार से होगा है ना, यूपी बिहार में लेवल है। ठीक है, हाँ चलो देखो, तो जैसे कि कॉनकेव में अगर कोई भी, देखो कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, पास गई टकराई, अब इसे वापस इसी पाथ से आना पड़ेगा, यानी गई आई। सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलता है हाँ, मेरे से ही आना पड़ेगा वापस। ये सेम चीज होती है कॉन्वेक्स के साथ। ये कॉन्वेक्स में जो लाइट रे थी ना, ये टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही थी, अब ये वापस से इसी सेम पाथ में मुड़ जाएगा। बहुत सिंपल है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 4 उससे भी इजी है। अगर कोई भी लाइट रे प्रिंस, जो आपका जो पोल था ना, पोल, उस पोल पे किसी भी एंगल पे टकराएगी तो उसी ही एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी। समझाता हूं कैसे। देखो मान लो ये पोल पे टकराई, एक एंगल बनाया होगा इसने, एंगल बनाया होगा ना बेटा, बनाया होगा ना एंगल, किसके बीच में, ये वाला जो एंगल है। अब जब ये रिफ्लेक्ट करेगी ना तो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी, यानी इसका जो एंगल होगा ये एकदम सेम होगा। ठीक है, ये एंगल जो होगा सेम होगा। ये सेम होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर के साथ। उसमें भी आप देखो यहां पर आई, टकराई, एक एंगल बनाया और उसी एंगल पे ये वापस से क्या कर गई, रिफ्लेक्ट कर गई। क्या ये चीज हमें एकदम क्लियर हो चुकी है? जल्दी से, बहुत बढ़िया। ये हुई ना एनर्जी लेवल, बेटा हाई रखो, एनर्जी लेवल एकदम हाई रखो, है ना। चलो भाई आगे बढ़े। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है इमेज फॉर्मेशन। क्या बेटा, इमेज फॉर्मेशन। अब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे, ये पेपर में आना 101% तय है। बाद में मत बोलना पेपर लीक करते हो, मैं बता रहा हूं ठीक है, तो अब समझना, मैं एक एक करके इमेज फॉर्मेशन करूंगा। उसके लिए एक कैरेक्टर हमें लाना पड़ेगा, कैरेक्टर है मोमबत्ती जी है ना, मोमबत्ती जी को हमें बुलाना पड़ेगा। तो आओ मोमबत्ती जी, थोड़ा सा आ जाओ भाई। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, भाई ऑब्जेक्ट नहीं है, मोमबत्ती जी को इज्जत से बोलना बेटा, ऑब्जेक्ट नहीं, मोमबत्ती जी। अब मोमबत्ती जी इंफिनिटी पे हैं, इंफिनिटी यानी बहुत दूर, ओहो है ना भैया, बहुत दूर है मोमबत्ती जी हमसे। तो जब भी कोई चीज बहुत दूर होती है ना, तो उसकी जो लाइट रेज होती है ना वो हमेशा पैरेलल आती हैं। तो तुम खुद देखना, अगर मोमबत्ती जी बहुत दूर है तो उसकी जो लाइट रेज आएंगी वो कैसी आएंगी बेटा, वो आएंगी पैरेलल। कैसी आएंगी बेटा, वो आएंगी पैरेलल। हाँ है ना। और तुम्हें पता है पैरेलल लाइट रेज कहां पर टकराती हैं, फोकस पे। तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। कैसी इमेज बनेगी, छोटी इमेज बनेगी, एकदम टिंगी टिंगी सी छोटी सी इमेज बनेगी। ठीक है, तो याद रखना जब भी एकदम इंफिनिटी पे होता है तो साइज ऑफ द इमेज कैसा होता है, हाईली डिमिनिश्ड यानी एकदम छोटा। ठीक है, अब समझना कुछ इंपॉर्टेंट चीज। मिरर में एक केस समझ लो तुम, जब भी इमेज मिरर के लेफ्ट साइड में बने, कहां पर बेटा, लेफ्ट, तो हमेशा इमेज कैसी होगी, रियल होगी। और रियल का बड़ा भाई कौन होता है बेटा, इन्वर्टेड। और जब भी इमेज राइट में बने, कहां पर, राइट में, तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। और वर्चुअल का बड़ा भाई इरेक्ट। ठीक है, अब यहां पर इमेज कहां बनी है, लेफ्ट साइड में। तो याद रखना जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी, और रियल का बड़ा भाई कौन है बेटा, इन्वर्टेड है, सबको मालूम है। ठीक है, ये हो गया पहला केस। बाद में ट्रिक भी बताऊंगा इनको याद करने की, अपने पे ट्रिक है, पी की ट्रिक। अब इमेजिन करो, अब जो मोमबत्ती जी है उनको मैंने थोड़ा नजदीक बुलाया, इन्फिनिटी पे तो बहुत दूर थी वो, तो मोमबत्ती जी बियॉन्ड सी आ गई हैं। कहां पर, बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे। सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा, ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तुम्हारा दोस्त नहीं है। तो क्या है, इसके पीछे मोमबत्ती जी आकर यहां पर क्या है बेटा, खड़ी हो गई है। अब देखो, अब क्या, अब तू देख, अब मजा आएगा, देख। अब क्या है, एक लाइट रे पैरेलल डाल दो, और जब भी लाइट रे पैरेलल जाएगी तो तुमको सबको पता है कि वो कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। आया ना, सबको मालूम। अब क्या करो बेटा,
दूसरी लाइट रे को अब तुम क्या करो, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इससे भेज दो, क्योंकि जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो कहां आती है, वापस सेम रास्ते पे वापस आती है ना। इमेजिन करो अगर कोई लाइट रे तुमने ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भेजी तो वापस भी कहां से आएगी, वापस भी इसी रास्ते से ही आएगी। हाँ है ना, हाँ है ना, ठीक है। तो ये लाइंस मिल कहां रही हैं, इस जगह पर, तो इमेज कहां बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी और ऐसी इमेज बनेगी। अच्छा इमेज कैसी है, रियल है या वर्चुअल है, लेफ्ट साइड यानी रियल है। इमेज कैसी है, ज्यादा बड़ी तो नहीं है, मोमबत्ती जी तो बड़ी थी, ये तो इमेज तो छोटी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इमेज है डिमिनिश्ड यानी छोटी, रियल और इन्वर्टेड। बहुत बढ़िया, केस नंबर 2 समझ आ गया बेटा। ये मिरर का केस इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि लेंस में ना ये केस सेम होगा, रिपीट होता है, रिपीट। तो मैं इधर समझा रहा हूं, ध्यान समझ लो बात, गुस्सा चला ठीक है। आयो देखो, अब आता है थर्ड केस और सबसे इंपॉर्टेंट भी लिखा है। केस क्या बताता है, केस ये बताता है अगर मैंने मोमबत्ती जी को और नजदीक बुलाया और मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मोमबत्ती जी को खड़ा कर दिया। अब देखना बेटा, एक लाइट ऑफ रे तो तुम पैरेलल डाल दो, पैरेलल वाली लाइट ऑफ रे कहां से पास करती है, सबको मालूम है बेटा, हाँ पता है ना, पता है कि नहीं, ठीक। अब दूसरी लाइट रे को पता है कहां भेजो, तुम ना फोकस पे भेज दो दूसरी लाइट रे को। जब भी तुम किसी चीज को बेटा फोकस पे भेजते हो, जब भी कोई लाइट रे फोकस से पास करती है तो क्या होती है, पैरेलल हो जाती है, पैरेलल, याद आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये टकराएगी और ये क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी और ये आएगा और ये आपस में यहां पर जाकर मिलेगा। तो इमेज जो बनेगी वो इस डायरेक्शन में कहीं बनेगी, और इमेज पता है एग्जैक्टली कहां बनेगी, इसके नीचे, कहां पर, इसी के नीचे, जहां पर मोमबत्ती जी थी उन्हीं के नीचे इमेज बन गई। हाँ, और सबसे अच्छी बात बताओ केस इंपॉर्टेंट क्यों है, इमेज का जो साइज होता है वो सेम होता है, इमेज रियल होती है, इन्वर्टेड होती है। बस टाटा बाय बाय गुड बाय, खत्म, आगे बढ़, चला जा। केस नंबर 4, इसके अंदर हम मोमबत्ती जी को और पास बुला रहे हैं बेटा, तो मोमबत्ती जी आ गई हैं यहां पर, है ना, सी और एफ के बीच में। अब वही करेंगे, क्या कर, हवन नहीं करेंगे बेटा, क्या करेंगे, लाइट रे डालेंगे, और क्या करेंगे, अपने पे तो एक ही काम है, चलो भैया। और दूसरी लाइट रे अब मैं कहां डालूं, है ना, दूसरी लाइट रे मैं कहां डालूं, अब यह है सोचने वाली बात। सोचो बेटा जल्दी, कहां डाल सकते हैं, कहां डालें बेटा। दूसरी लाइट रे को चाहे तो तुम ऐसे फोकस से भी पास करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो अभी क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा और ये आपस में आके कहीं पर आगे, थोड़ा सा इस डायग्राम को स्मूथ बनाना, है ना, थोड़ा सा कहीं इस जगह पर जाके मिलेंगे, यानी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे मिलेंगे। कहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो इमेज जो बनेगी, एक तो इमेज बड़ी बनेगी, कैसी बनेगी, एनलार्ज, यानी इमेज बड़ी बनी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, है ना। और कहां बन रही है, बियॉन्ड सी, कहां पर बन रहा है, बियॉन्ड सी, इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, बियॉन्ड सी। चलो भाई 4 केस समझ आ गए, बहुत बढ़िया, आगे आते हैं। अब आते हैं अपन फिफ्थ केस पे। फिफ्थ केस में क्या है ना बेटा, अब मैंने मोमबत्ती जी को और पास बुलाया और मैंने उसे फोकल पे, यहां पर फोकस पे खड़ा कर दिया है। क्या करेंगे, वही करेंगे जो करते आ रहे हैं जीवन भर से, है ना बेटा, अपने पास तो एक ही काम है। तो भैया एक लाइन पैरेलल, बहुत बढ़िया। दूसरी लाइन कहां से डालूं, पोल पे डाल देता हूं, सेम एंगल पे, है ना। याद करो एक ऐसे लॉ था ना कि एक एंगल पे अगर तुम पोल पे डालते हो तो उसी एंगल पे क्या है, रिफ्लेक्ट करेगी। अगर तुम्हें दिख रहा हो तो ये दोनों लाइट रेस पैरेलल है। क्या है ये, पैरेलल। क्या पैरेलल चीजें कभी मिलती हैं, बताओ, हाँ कहां मिलती हैं, इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट यानी बहुत दूर। तो हम बोल सकते हैं इस केस के अंदर इमेज फॉर्म नहीं करेगी। अब मैं ये आंसर तुम्हारे लेटेस्ट एनसीईआरटी की वजह से बोल रहा हूं, एनसीईआरटी अपडेट हो चुकी है और उस एनसीईआरटी में कुछ करेक्शंस हुए हैं और करेक्शन में एक चीज साफ लिखी गई है कि इस केस के अंदर इमेज नहीं बनती। स्कूल्स के अंदर बताते हैं कि हाईली लार्ज इमेज बनेगी, हाँ इन्फिनिटी में इमेज बनेगी, पर एनसीईआरटी की टेबल देखना जिसमें साफ लिखा हुआ है कि इमेज के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते क्योंकि एक्चुअली में तो इमेज बननी ही नहीं है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में अपडेट हो गया है, मैं इसलिए बस तुम्हें बता रहा हूं। अब आते हैं केस नंबर 6, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको तो गलती से भी गलत मत करना, क्या बोला मैंने, गलती से भी गलत मत करना, ठीक है। इसमें क्या है भैया, है इसमें ऐसा क्या खास है ना, वो एक पिक्चर आती है ना, किसने पू को मुड़ के नहीं देखा, है ना, तो उसमें ऐसा क्या खास है, इसमें ऐसा क्या खास है, पेपर में आएगा ये खास है ठीक है। अब देख बेटा, मैंने मोमबत्ती जी को और करीब बुला लिया है और मोमबत्ती जी यहां पर आ गई हैं, पी और एफ के बीच में, ठीक है, पी एफ के बीच में आ गई। अब क्या करूं, वही जो करता आया हूं। सबसे पहले तो एक लाइट रे तुम यहां से डाल दो, है ना, एक लाइट रे ऐसे, है ना। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया एक लाइट रे क्या करो, ऐसे पैरेलल डाल दो और वो ऐसे फोकस से पास करेगा। क्या ये डायग्राम सही है, तो मेरा ये मानना है ये डायग्राम गलत है, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो सीधे लाइट रे डालेगा, तो ऑब्जेक्ट को क्या काट के लाइट चली जाएगी, ऑब्जेक्ट है, क्या लाइट ऑब्जेक्ट से पास करेगी, नहीं करेगी। तो यहां पर डायग्राम थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसी वजह से कॉम्प्लिकेट हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम इस डायरेक्शन में ऐसे एक लाइट रे डालते हैं, कहां पर, इस डायरेक्शन में,
और ये जो डायरेक्शन है ना, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन, यानी लाइट यहां पर टकराती है और सेम पाथ पे ही क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है और ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है। ठीक है, तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से आएगा। अब ध्यान से समझना, ये टकराया और ये वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा। अब ये जो दोनों लाइट रेज हैं ये दूर जा रही हैं, यानी ये कभी मिलेंगी नहीं। तो कहां पर देखो, अगर तुम रियल दुनिया में नहीं मिल पाए तो कहां मिलते हैं, वर्चुअल दुनिया में। तो अब हम देखेंगे कि ये दोनों लाइट रेस वर्चुअल दुनिया में जाकर कहीं यहां पर एक इमेज क्रिएट करेंगी। और इमेज कैसी होगी, राइट साइड में इमेज क्रिएट हुई है तो कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट। और कैसी होगी, हाईली एनलार्ज, यानी बहुत बड़ी इमेज होगी। ठीक है, ये रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है। और ये वर्चुअल और इरेक्ट होती है, ये भी याद रखना। एक ही ऐसा केस है जहां पर इमेज आपकी कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट। क्या ये बात समझ में आई? जल्दी से बता दो चैट के अंदर, फटाफट से बताओ। क्लियर है? बहुत बढ़िया है ना। हाँ, कोई नहीं लिखेगा कि रे डायग्राम क्रॉस, है ना, मोमबत्ती जी की प्रेम कहानी राइट। कोई कमेंट नहीं करेगा। अच्छा, इससे मुझे याद है, बहुत लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि भैया वो अपोजिट जेंडर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, क्या करें। लड़के मुझसे पूछते हैं अपोजिट जेंडर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, क्या करें। बेटा डीपी लगा ले, जिस दिन तेरी शक्ल रिवील हो गई उसके बाद तो वैसे भी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, सामने से मैसेज आना नहीं है। ठीक है डीपी लगा ले, तू आजा आगे समझ में, पढ़ ले चुपचाप। ये तो देखो 6 केसेस थे, मुझे पता है इन 6 केसेस में तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है, पर अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा अइला जादू। क्या है जादू, देखो अब मैं जादू दिखाऊंगा। बेटा काउंटिंग आती है 1 2 का 4 4 2 का, वो वाली काउंटिंग नहीं, 1 2 3 4 वाली काउंटिंग। देखो बस तुम काउंटिंग करते जाओ, यहां पर लिखो 1, क्या लिखो 1, है ना। इस पोजीशन को मान लो इनफाइनाइट, ठीक है। फिर लिखो 2, ठीक है। फिर इसके ऊपर लिखो 3, फिर लिखो 4, फिर इस पे लिखो 5, फिर इस पे लिखो। ये काउंटिंग तो सबको आती है। अब यही काउंटिंग उल्टी कर लो, उल्टी काउंटिंग में सबको आती है। यहां से स्टार्ट कर लो, 1 2 3, इसके नीचे 4 और इसके नीचे 5। भैया 6 कहां गया, 6 के बारे में भी भूल जाओ। देखो ये क्या है, ये पीके ट्रिक है, सारे रे डायग्राम याद करने की ट्रिक है। अब देख तुझे देखना क्या है। नंबर 1, जब भी ऑब्जेक्ट आपका 1 पे होगा तो इमेज 1 पे बनेगी। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे इमेज कहां बन रही है, देख लो 1 कहां है, फोकस पे। 1 कहां है, फोकस पे। इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। नंबर 2, जब भी ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो इमेज कहां बनेगी, नंबर 2 पे। नंबर 2 कहां पर है, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। जब 3 पे होगा तो इमेज कहां बन रही है, 3 पे, देख लो। जब 4 पे होगा तो इमेज कहां बन रही है, बियॉन्ड सी बन रही है। जब 5 पे होगा यानी फोकस पे होगा तो इमेज कहां बनेगी, 5 यानी इंफिनिटी में। और छठा केस तो सबसे अलग केस है, वो तो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा। छठे में जो इमेज बनती है वो इस तरफ बनती है ना। आइला जादू तो ये ट्रिक होती है जो कि हम यूटिलाइज करके ऐसे इजीली चीजों को याद कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा। ठीक है, तो ये देखो आपकी अपडेटेड एनसीईआरटी की ये पीडीएफ है। अब इसको ध्यान से देखना, यहां पर जो मैं आपको बता रहा था एट एफ कहां पर बनती है इमेज, इंफिनिटी पे बनती है। और साफ लिखा हुआ है कि इमेज वुड नॉट बी फॉर्म्ड, यानी नेचर ऑफ द इमेज भी हम नहीं बता सकते और हम साइज ऑफ द इमेज भी नहीं बता सकते, क्योंकि इमेज बनेगी नहीं ना एक्चुअली में। इनफाइनाइट यानी बहुत दूर, हम बता ही नहीं सकते। ठीक है, तो अपडेटेड एनसीईआरटी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, कि कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या क्या हैं। इस पर भी सवाल आता है। देखो भाई, कॉनकेव मिरर क्या है, एक प्रकार का कन्वर्जिंग मिरर। क्या कन्वर्जिंग, जो कि चीजों को बड़ा कर देता है ना, जैसे वो डोरेमोन में आता है ना बिग लाइट उसी की तरह ये चीजों को बड़ा कर देता है। तो ऐसे याद करो डोरेमोन का बिग लाइट। ठीक है, किस किस ने देखा है डोरेमोन, वैसे देखा ही होगा वैसे। मैंने भी अपने बचपन में देख रखा है यार, तो तुमने भी देखा ही होगा। ठीक है, देखो कॉनकेव मिरर जो है वो चीजों को बड़ा कर देता है। तो जैसे कि शेविंग है ना, दाढ़ी वाड़ी थोड़ा सा, तो उसमें आपको बड़ा चाहिए होता है इमेज आपकी। तो इस वजह से शेविंग मिरर्स के अंदर है ना, लड़कियां मेकअप लगा रही हैं, है ना, मेकअप लगा रही हो तो उसमें भी आपको थोड़ा बड़ा चाहिए। तो कॉनकेव मिरर जब चीजें हमें मैग्नीफाई करनी होती है, बड़े करनी होती है, तब काम आता है। उसके अलावा सोलर फर्नेस, वेरी इंपॉर्टेंट। सोलर फर्नेस क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि सूरज की सारी रोशनी को एक जगह पर पॉइंट करता है, कंसंट्रेट करता है। तो वहां पर भी कौन सा मिरर यूज होता है, याद रखना, कौन सा, कॉनकेव मिरर। ये भी इंपॉर्टेंट है। हेडलाइट, तो देखो जैसे आपकी गाड़ियों की हेडलाइट होती है ना, तो वो भी क्या है, हेडलाइट जो है गाड़ियों की वो भी कॉनकेव होती है। देखो गुफा की तरह होती है, कॉनकेव मिरर की तरह वो होती है। ठीक है, तो उसमें जो बल्ब होती है ना, बल्ब, वो पता है कहां पर होती है, मान लो बल्ब है, बल्ब पता है कहां पर होती है, बल्ब इज सिचुएटेड नियर द फोकस। यानी जो बल्ब है ना, ये फोकस के एकदम नजदीक होती है। कहां पर, फोकस के एकदम नजदीक होती है बल्ब, इसको वहीं पर लगाया जाता है। इस मिरर की
फोकस के एकदम नजदीक बल्ब को रखा जाता है ताकि हम दूर तक चीजों को देख पाए। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, ये गाड़ी कौन सी थी भाई, ये कौन सी गाड़ी है, वाह बहुत बढ़िया लग रही है। चलो जी, सवाल का जवाब देंगे मेघा। ओ माय गॉड, मेघा कहां जा रही हैं? मेघा जा रही हैं डेंटिस्ट के पास। ठीक है जी, मेघा visited a dentist in his clinic. She observed that the dentist was holding an instrument fitted with a mirror. State the nature of this mirror and reason for its use in the instrument used by dentist. कौन से प्रकार का मिरर डेंटिस्ट यूज करेंगे? डेंटिस्ट को आपके दांत के अंदर देखना है भैया, तो इमेज उसे बड़ी चाहिए। बड़ी इमेज के लिए सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर को यूज किया जाता है। सवाल में पूछ रहा है क्यों कॉनकेव मिरर को, क्यों? क्योंकि भाई कॉनकेव मिरर मैग्नीफाइज द इमेज ऑफ योर टीथ सो दैट डेंटिस्ट भैया देख पाएंगे और बता पाएंगे कीड़ा लगा है दांत में बेटा, है ना। अच्छा, डेंटिस्ट वाले ना सब वो कराने को बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, रूट कैनाल। रूट कैनाल करा लो, रूट कैनाल, है ना। मेरे एक बार छोटा सा कीड़ा लग गया था दांत में, डेंटिस्ट के पास गया, रूट कैनाल कराओ, रूट कैनाल। मैंने कहा अरे मत कराओ रूट कैनाल, बस फिलिंग कर दो, है ना। चलो अगला सवाल। A student uses a concave mirror to burn a paper by focusing sunlight. Identify the position where the paper must be placed. क्या बोल रहा है? ये है आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। और उस भाई ने एक पेपर ले रखा है और उस पेपर पे ना वो सारी लाइट को कंसंट्रेट करना चाहता है। अच्छा, सूरज बहुत दूर है, तो सूरज से लाइट कैसी आती है बेटा? पैरेलल आती है, पैरेलल। तो मुझे बताओ पैरेलल लाइट कहां पर मिलती है? तो ऑब्वियस सी बात है फोकस पे मिलती है। तो उस पेपर को हमें कहां रखना होगा? उस मिरर के फोकस के पास। कहां पर? उस मिरर के फोकस के पास, और यही इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया, यहां तक भी समझ आ गया, ऑल गुड। अगला सवाल देखते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा, ये रहा, टिडिंग टिडिंग टिडिंग। चलो, अ साइंस टीचर, ओहो पीके भैया की बात हो गई, वाह यार, पीके भैया आ जाओ। प्लेस्ड अ कैंडल इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, स्टूडेंट ऑब्जर्व्ड द नेचर, साइज एंड द पोजीशन ऑफ द इमेज बाय चेंजिंग द पोजीशन। क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो मैंने क्या करा, मैंने मोमबत्ती जी को कॉनकेव मिरर के अलग अलग पोजीशन पे रखा। पहला सवाल कि जब मैं मोमबत्ती जी को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखता था तो इमेज कहां बनती थी? सेम सेम सेम, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती थी। कैसी बनती थी? रियल बनती थी, इन्वर्टेड बनती थी। बहुत बढ़िया। व्हाट विल बी द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज व्हेन कैंडल इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस? लास्ट केस, पोल और फोकस के बीच में जब भी हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और बड़ी बनती है, मैग्नीफाइड बनती है। चलो, विच टाइप ऑफ मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, स्टार मार्क करो। पता है आपको कौन सा ऐसा मिरर है जो कि वर्चुअल और डिमिनिश्ड यानी छोटी इमेज बनाएगा? बोलो, मैं बताऊं, कॉन्वेक्स। क्योंकि कॉनकेव मिरर जो है वो हर बार वर्चुअल इमेज नहीं बनाता, वो एक ही केस में बनाता है। जबकि हम अभी आगे पढ़ेंगे जो कॉन्वेक्स होगा आपका कॉन्वेक्स मिरर, वो हमेशा कैसी बनाएगा? वर्चुअल इमेज और छोटी इमेज बनाएगा। अगला, वाई आर कॉनकेव मिरर यूज्ड इन टॉर्च? टॉर्च या फिर हेडलाइट्स में कहां पर क्यों यूज किए जाते हैं? क्योंकि उनका काम क्या होता है? बताओ, उनका काम क्या होता है? मैग्नीफाई करने का उनका काम होता है। चलिए बहुत बढ़िया, ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे और ये आपके सारे के सारे जवाब थे। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर कॉन्वेक्स मिरर की तरफ फटाफट से बढ़ते हैं। बताओ इसका आंसर। चलो भाई, कौन कौन कर पाए इस सवाल को? बहुत इजी सवाल तो नहीं बोलूंगा, अच्छे लेवल का सवाल है। क्वेश्चन में क्या बोला है? हमें डाटा देखना है। ये डाटा क्या है? हमने ना एक कॉनकेव मिरर को यूज करा है। किसको यूज करा है? कॉनकेव मिरर को। और मतलब अलग अलग कॉनकेव मिरर है ना, 3 अलग अलग कॉनकेव मिरर हैं, एक है ए, एक है बी, एक है सी। ठीक है, तो एक कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ है 20, एक की है 15, एक की है 30, और हमने ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग लोकेशन पे रखा है ना, तीनों मिरर के साथ अलग अलग। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इन विच ऑफ द अबव केसेस विल द मिरर फॉर्म अ डिमिनिश्ड इमेज? यानी इनमें से कौन से केस के अंदर हमेशा इमेज आपकी छोटी बनेगी? अब इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको बस देखना है। देखो, फोकल लेंथ है 20 और ऑब्जेक्ट है कहां पर? बोलो, 45 पे। यानी ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा गया है? बोलो। अच्छा, फोकल लेंथ अगर 20 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका डबल यानी 40 पे होगा। हाँ है ना? हाँ है ना? बिल्कुल। यानी हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है। याद करो, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, ये सी के भी पीछे रखा है। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते थे तो इमेज कैसी बनती थी? बताओ, एकदम छोटी इमेज बनती थी, है ना। तो यानी इस केस के अंदर, केस नंबर 1 के अंदर ही आपकी जो इमेज बनेगी बेटा वो हमेशा छोटी बनेगी। चलो बहुत बढ़िया, आगे पढ़ते हैं। लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन केस 2। केस 2 के अंदर कैसी इमेज बन रही है देखते हैं। केस 2 में फोकल लेंथ है 15 और ऑब्जेक्ट को हमने 30 सेंटीमीटर पर रखा है। देखो, डबल
एग्जैक्टली डबल, यानी ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। और जब भी हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे बेटा तो क्या होता था, बहुत बढ़िया सेम इमेज बनती थी, सेम साइज, रियल, इन्वर्टेड, और साइज क्या होता था इमेज का एकदम सेम होता था। चलो बहुत सही। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर सी। मिरर सी जो है ये बहुत स्पेशल है बेटा, पता है क्यों? इसकी फोकल लेंथ तो 30 है पर ऑब्जेक्ट को हमने 20 पे रखा है, यानी हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है बियॉन्ड, मतलब बिटवीन एफ एंड पी, इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखा है ना, क्योंकि ये तो कितना है, ये तो है 30 बट हमने तो 20 पे ही रख दिया। देखो काउंटिंग यहां से स्टार्ट होती है बेटा, ये 0 होता है तो हमने 20 पे रखा है, जबकि फोकल लेंथ कहां थी, 30 पे। तो यानी इमेज कैसी बनेगी, स्पेशल केस, वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड। रे डायग्राम तुम्हें आता ही है, ये रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर वैसे पेपर में पूछा नहीं जाता बट फिर भी बता देता हूं, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। देखो कॉन्वेक्स मिरर के 2 ही केसेस हैं, 6 केसेस नहीं है, 2 ही है, बहुत सिंपल। पहला केस, या तो मोमबत्ती जी आपकी इंफिनिटी पे है, दूसरा केस या तो इंफिनिटी के अलावा कहीं पर भी है। देखो अगर इंफिनिटी पे होंगी मोमबत्ती जी, मान लो बहुत दूर है, तो जब भी दूर से लाइट आती है तो बताओ क्या होता है, क्या होता है, इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी। और जब भी इमेज राइट साइड में बन जाए तो याद रखना वर्चुअल और वर्चुअल का बड़ा भाई बेटा इरेक्ट। क्या बात है, क्या बात है। दूसरा केस, एनी डिस्टेंस, कहीं पर भी हो, मोमबत्ती जी चाहे यहां है चाहे वहां है, फर्क ही नहीं पड़ता। क्या करोगे, पहले लाइट रे डालो, दूर भेज दो, और कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, बहुत बढ़िया। अब एक और रूल लगाओ, कौन सा रूल लगाओगे, जो भी आता है वो सेम एंगल पे जाता है, ठीक है। तो अब इसको ट्रैक करो, वर्चुअल दुनिया में जाओ तो इमेज कहां बन रही है, यहां पर बन रही है। यानी अगर किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर तुम ऑब्जेक्ट को रखोगे तो हमेशा इमेज बनेगी पी एंड एफ के बीच में। कहां पर, पी एंड एफ के बीच में। इमेज कैसी बनेगी बेटा, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, और छोटी इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, छोटी। और इसी चीज से हमें पता चलता है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी इमेज बनाएगा, बड़ी नहीं बना सकता, नेवर नेवर। डिमिनिश बनाएगा, छोटी बनाएगा। ये स्मॉल लाइट है, ये बिग लाइट नहीं है भैया, ये स्मॉल लाइट, इसका काम ही है, ठीक है जी। ये टेबल मैं आपको दिखा देता हूं कि ये एक ऐसी टेबल है जो कि आप रीड कर लेना बाद में, और ये कंपैरिजन है किनके बीच का, कॉनकेव और कॉन्वेक्स का, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। देखो मुझे पता है अभी देखकर तुम्हें ऐसा लग रहा होगा भैया इतनी सारी चीजें कैसे होंगी, याद कैसे होंगी। यार तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है क्या, खुद के अंदर भरोसा रखो यार, है ना। अगर जिंदगी में कुछ करना है ना तो सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। या तो तुम सारी चीजें छोड़ दो, जितने भी तुम्हें व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब छोड़ो, या तो सपने देखना छोड़ दो। ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो वो छोड़ो या तो सपने देखना छोड़ो। डिसीजन तुम्हारा है, मेहनत तो करनी पड़ेगी आज। अच्छा यूजेस क्या होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के, तो कॉन्वेक्स मिरर ऐसा है स्मॉल लाइट की तरह, यानी ये इमेज को छोटा कर देता है। तो इसका सबसे बड़ा काम आता है आपके रेयर व्यू मिरर्स के अंदर। गाड़ी में देखते हैं ना, ऐसे ऐसे साइड में देखते हैं कि पीछे कौन है, तो उस मिरर के अंदर पता है क्या होता है, रेयर व्यू मिरर के अंदर कॉन्वेक्स मिरर है जो कि आपको दूर तक का दिखाता है, वाइडर व्यू देता है ना। तो पहला तो है इसका रेयर व्यू। अगला है सिक्योरिटी कैमरास। जितने भी आपके सिक्योरिटी कैमरास होते हैं, या फिर आपके वो नहीं होते, होटल में गए हो तो एक नहीं होता ऐसे झांकने वाला, वो देखा है तुमने, हाँ, तो वो जो होता है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, वो जो होता है उसके अंदर क्या होता है, आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्या होता है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्या बात क्लियर है, जल्दी से बताओ फटाफट से, बहुत बढ़िया, सही है। तो कॉन्वेक्स मिरर के भी यूजेस पढ़ लिए, कॉनकेव मिरर के भी यूजेस पढ़ लिया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, साइन कन्वेंशन। क्या बेटा, साइन कन्वेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पास आ जा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे न्यूमेरिकल आने, और ये अगर तूने आज सीख लिया तो लेंस में भी सेम आएगा। क्या आएगा, सेम आएगा। देखो कुछ भी हो, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। आज बता रहा हूं, जो भी चीज लेफ्ट में होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी, जो भी चीज राइट में होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, जो भी चीज ऊपर होगी है ना वो पॉजिटिव होगी, जो भी चीज नीचे होगी वो नेगेटिव होगी। बस खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। यही है साइन कन्वेंशन है, यही है। देखो कुछ टर्म समझना। यू क्या होता है, यू होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, है ना। ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, जैसे मान लो मैंने अपनी मोमबत्ती जी को यहां पर रख दिया, है ना, तो पोल से ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा, ये यू कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा बेटा, यू कहलाएगा, ध्यान समझ लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वी क्या होता है, वी होता है इमेज डिस्टेंस, कहां से, पोल से। तो पोल से इमेज मान लो यहां बन रही है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये वी हो जाएगा। और एक चीज होती है एफ, एफ क्या है, सबको मालूम है, फोकल लेंथ, अब तो इतनी बार पढ़ लिया,
ठीक है, तो तीन चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, VUF। साइन कन्वेंशन पूरा का पूरा बस इतना ही है, मैंने आपको बता दिया। अब फटाफट से आते हैं हम किसकी तरफ, कुछ फॉर्मूलेस की तरफ। जैसे एक मिरर फॉर्मूला है, बड़ा प्यारा सा है, नन्ना मुन्ना सा है। मिरर फॉर्मूला ये बोलता है 1/v + 1/u = 1/f। चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, कुछ भी हो, याद रखना दिस मिरर फॉर्मूला विल रिमेन सेम। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज होती है मैग्निफिकेशन। अब तुम बोलोगे भैया मैग्निफिकेशन क्या भला है, तो देखो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। मैग्निफिकेशन क्या है, डेफिनेशन पढ़ लो। रेफर्स टू द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ एन इमेज टू द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी एक रेशियो है, ये क्या है, रेशियो। इसको हम छोटे m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बस यही है ना, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट, वो मैग्निफिकेशन। इसका एक और फॉर्मूला है, इसका एक और फॉर्मूला है मिरर के केस में, इसका एक और फॉर्मूला है, दैट इज -v/u। याद रखना माइनस आता है, क्या आता है बेटा, माइनस आता है, -v/u इसका सेकंड फॉर्मूला है, इतना समझ लो। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या है, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और एक और फॉर्मूला है -v/u। v और u क्या है तुम्हें पता है। ठीक है, अब मैं न्यूमेरिकल पे बढ़ूंगा, बट उससे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि मैग्निफिकेशन बताता क्या है। मान लो आपका मैग्निफिकेशन आया -3, इसका क्या मतलब है, जब भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस आ जाए तो याद रखना इमेज आपकी रियल, और रियल का बड़ा भाई कौन, इन्वर्टेड। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर ये अब ये माइनस और पॉजिटिव साइन का मतलब अलग होता है। माइनस का साइन का मतलब क्या होता है बेटा, माइनस का साइन का मतलब क्या होता है, अगर यहां +3 है, माइनस का मतलब रियल इन्वर्टेड, और पॉजिटिव अगर आ जाए मैग्निफिकेशन यानी वर्चुअल। वर्चुअल और वर्चुअल का बड़ा भाई इरेक्ट। ठीक है, माइनस और पॉजिटिव का मतलब है रियल वर्चुअल। अब उसके आगे की जो वैल्यूज हैं, जैसे यहां पर 3 है, 3 का क्या मतलब है कि जो इमेज बनी है ना वो 3 गुना साइज है। यानी पॉजिटिव नेगेटिव को भूल जाओ, वो सिर्फ वर्चुअल और इरेक्ट बताता है ना, और रियल इन्वर्टेड ये बताता है। जबकि जो आगे की वैल्यूज हैं ये बताते हैं कि कितनी बड़ी इमेज बनी है। अच्छा, मान लो अगर मैग्निफिकेशन आपका आ जाए -0.1, इसका क्या मतलब है, माइनस का मतलब रियल इन्वर्टेड, 0.1 का क्या मतलब है, 0.1 का मतलब है कि इमेज छोटी बनी है। मैग्निफिकेशन जब 1 से कम आ जाए ना तो समझ लेना कि इमेज कैसी छोटी है। ठीक है, अभी अगर समझ नहीं आया तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसमें क्लियर होता जाएगा। आ जाओ फटाफट से न्यूमेरिकल पे आते हैं। देखो बेटा सॉल्व करो। सवाल क्या है, अ स्टूडेंट कंडक्ट्स एन एक्टिविटी यूजिंग अ फ्लास्क ऑफ अ हाइट 15 सेंटीमीटर एंड अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो उसने क्या करा है, उसने एक फ्लास्क लिया है और कॉनकेव मिरर के सामने रख दिया है। फ्लास्क यानी आप कुछ भी मान लो, और उस फ्लास्क की हाइट हमें गिवन है, यानी हमें ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है जो कि है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे खुद बताओ ये मैं पॉजिटिव लूंगा या नेगेटिव लूंगा। ऑब्जेक्ट हमेशा हम सीधा रखते हैं, ऊपर रखते हैं, यानी ये कैसा होगा, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव का गेम है बेटा सारा। देखो, he finds that the image formed is 45 सेंटीमीटर इन हाइट एंड रियल। क्या बोला, रियल। जब भी इमेज आपकी रियल बनती है, रियल का बड़ा भाई कौन, उल्टा इन्वर्टेड। और जब भी इमेज उल्टी बनेगी तो मैं हाइट ऑफ इमेज क्या बोलूंगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, बोलो नेगेटिव। क्यों 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 क्यों, क्योंकि उल्टी इमेज बनी ना, जो भी चीज नीचे नेगेटिव, जो ऊपर। ठीक है, हमें बताना मैग्निफिकेशन क्या होगा। अब तो कुछ सवाल में बचा ही नहीं है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज -3। तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, -3। चलो बहुत बढ़िया, डन। ऐसे सवाल आते हैं। आगे आते हैं, एक और सवाल पे देखते हैं, ये बड़ा इजी सा सवाल है। अ स्टूडेंट वांट्स टू ऑब्टेन अ इरेक्ट इमेज यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर है और उससे इरेक्ट इमेज बनानी है। इरेक्ट किसका भाई था, वर्चुअल का, यानी वर्चुअल इमेज बनानी है कॉनकेव मिरर की मदद से। कैसे बन सकती है, ऑब्जेक्ट को कहां पर रखे, हमें पता है मिरर की जो फोकल लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। तुम्हें पता है अगर मैं कॉनकेव मिरर में फोकस और पोल के बीच में रखता हूं ऑब्जेक्ट को, तभी इमेज वर्चुअल बनती है। हाँ है ना, मालूम मालूम है कि नहीं, मालूम है। और फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर से कम कहीं पर भी रख दूंगा, है ना, 10 सेंटीमीटर से कम, चाहे 9 हो, 8 हो, 7 हो, कोई भी हो, तो वर्चुअल इमेज बन जाएगी। तो इसका आंसर आएगा लेस देन 10 सेंटीमीटर। क्या आएगा बेटा, लेस देन 10 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बेटा, ये भी क्लियर हो गया। चलो जी और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल 1 करोड़ रुपए के लिए आपकी स्क्रीन पर टिडिंग 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 ये रहा। आ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। लिखते चलो बेटा, सबसे पहले गिवन लिख लो, है ना, कितना गिवन है, हमें हाइट कितनी गिवन है ऑब्जेक्ट की, देख लो 5 सेंटीमीटर। चलो जी, 1 मिनट, तो मेरी शक्ल क्या देख रहा है, क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं करने, प्रशांत भैया ही करा देंगे। अच्छा खुद से सॉल्व कर, चल मेरा शक्ल देख रहा है। आया, एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर गिवन है, कॉन्वेक्स।
अब आता है एक सबसे इंपॉर्टेंट गेम और ये तुम स्टार मार्क करके अपने नोट्स में भी लिख लेना। एक बात मुझे बताओ, ये कौन सा मिरर है? बताओ। कॉनकेव। ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। अच्छा, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कहां होती है? इस तरफ होती है, बिल्कुल होती है। तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? जो भी चीज लेफ्ट साइड में वो नेगेटिव। और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कहां होती है? याद करो, रे डायग्राम हमने पढ़ लिए हैं, इस तरफ। यानी इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। और यह है समझने वाला गेम, ये याद रखना हमेशा कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव, जबकि कॉन्वेक्स की, इसकी नेगेटिव इसकी पॉजिटिव। चलो अब आते हैं वापस से क्वेश्चन की तरफ। हमें ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है, हमें डिस्टेंस गिवन है ऑब्जेक्ट का। अच्छा, ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां रखते हैं? चाहे कोई भी मिरर हो, चाहे ये मिरर हो चाहे दूसरा मिरर हो, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं। यस और नो? यस और नो? बिल्कुल। तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है जो यू है वो क्या होगा? नेगेटिव। ऑलवेज इन एनी क्वेश्चन हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। तो कितना गिवन है? -10 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? अभी बताया, मूर्ख बालक। अच्छा, मूर्ख ना मैं प्यार से बोलता हूं, उतना लोड मत लिया करो, है ना, अपने बीच की बात है। कोई भैया मूर्ख कैसे बोल दिया? बोलता रहता। ठीक है, हमें क्या बताना है? हमें पोजीशन बताना है, यानी हमें वी बताना है। वी है ना, इमेज की पोजीशन बतानी है, इमेज का नेचर बताना है, साइज बताना है। देखो करना क्या होता है, पहली चीज वी कैलकुलेट करेंगे। कैसे वी कैलकुलेट करेंगे? अभी बताया यार, क्या बात कर रहे हो यार, अभी बताया। क्या बताया अभी मैंने बताया, बोलो। ये फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला सबको याद है? बहुत बढ़िया। अब तुम अप्लाई करते जाओ। अब बेसिक मैथ है, 1/v हमें निकालना है। u क्या है? -10 आ गया। ठीक है, और f की वैल्यू क्या है? बहुत बढ़िया, इसको यहां पर ट्रांसफर कर दो तो 1/v की वैल्यू आ जाएगी 1/15 प्लस 1/10। अब भैया एलसीएम लेना क्या सबको आता है? मैथ्स एलसीएम नहीं आता? कौन बोल रहा नहीं आता? अरे भैया मूर्ख बालक, वापिस आ जा तू यार, एलसीएम समझाता हूं तेरे को, आजा। है ना, ऐसे लेते ना एलसीएम। याद आ गया? याद आ गया? किसी से याद आया? बताओ, एलसीएम लेना सिखाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। तो एलसीएम आ गया 30, है ना, ऐसे लेते हैं बेटा एलसीएम। पहले देखते हैं किससे डिवाइड हो जाएंगे दोनों, फिर दोनों को वापस से डिवाइड करते जाते हैं जब तक 1 ना पहुंच जाए। ठीक है, तो ये आ गया 30 एलसीएम। अब ये 30 से कितने टाइम्स डिवाइड होता है? तो ये आ जाएगा आपका 2 और ये आ जाएगा +3। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 5/30 और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/6। ये 1/6 क्या है? किसकी वैल्यू है? ये है 1/v की वैल्यू। 1/v की वैल्यू है 1/6। तो v की वैल्यू क्या होगी? टुक उल्टा कर दो। क्या कर दो? उल्टा। 6 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट का हमें इमेज जो है उस मिल चुकी है हमें, जो कि है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कहां पर बनी है? 6 सेंटीमीटर पे इमेज बन चुकी है। बहुत बढ़िया। अब बताना है हमें नेचर। देखो, जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए नेचर बताओ, नेचर के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मैग्निफिकेशन निकालना है। क्या मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा? बोलो। -v/u। v की वैल्यू तुम्हें पता है, माइनस आ जाएगा, ये v आ जाएगा आपका क्या? 6 सेंटीमीटर। और u क्या है आपका? u क्या है आपका बेटा? u है -10। u है आपका -10 सेंटीमीटर। अब देखो, माइनस से माइनस कट गया तो फाइनली क्या आ गया? मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई 0.6। क्या आ गई? 0.6। पॉजिटिव का 0.6। पॉजिटिव से क्या बता रहा है ये? पॉजिटिव ये बता रहा है कि जो इमेज बनी है वो वर्चुअल बनी है। 0.6 क्या बता रहा है? इमेज छोटी है, नन्नी मुन्नी सी बेचारी, है ना, छोटी है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज पूछिए, साइज ऑफ द इमेज। हाइट बताओ इमेज की, कैसे निकालोगे? मैग्निफिकेशन तुमने निकाल लिया है, मैग्निफिकेशन आ गया है 0.6। और मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता था ये। क्या बात है। और तुम्हें देखो, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो ऑलरेडी गिवन है, यानी हमें ये गिवन है। ये कितनी है? ये है 5 सेंटीमीटर। तो इसको पुट कर दो ना यहां पर, बस। अब इस 5 को यहां पर मल्टीप्लीकेशन कर दो। क्या आ गया आंसर? मल्टीप्लाई तो आता होगा, कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। तो इमेज क्या आ गई? इमेज का साइज छोटा है ना, स्मॉल लाइट हो गई, बिग लाइट यूज नहीं हो पाई। तो इस प्रकार के बहुत सारे सवाल आपके पेपर के अंदर आ रहे होते हैं। ये साइन कन्वेंशन का सारा गेम है। अगर तुमने साइन कन्वेंशन का गेम पकड़ लिया ना बेटा, तो तुम्हारी जिंदगी में मजे ही मजे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? मजे ही मजे। ठीक है, आ जाओ, इसको करते हैं। आ जाओ भाई, इस सवाल को बताओ जल्दी, कौन कौन इसको सॉल्व कर पाया? देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है? एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट। लिखते जाओ जो जो गिवन है। ठीक है, इमेज ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें गिवन है, जो कि है 4 सेंटीमीटर। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव, ऊपर है ना। हाँ, इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें गिवन है, क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? बोलो। नेगेटिव, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा? हाँ, नेगेटिव होता है। ये बात तो मैं आपको बता भी चुका हूं। बहुत सही यार, क्या बात है,
वेरी वेरी गुड। अगला देखते हैं आगे क्या गिवन है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ कॉनकेव 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 इसकी फोकल लेंथ लेफ्ट साइड यानी नेगेटिव। बहुत बढ़िया। क्या बोला है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। अभी जो स्क्रीन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें कुछ नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है स्क्रीन कहां पर रखूं कि एक इमेज मिल जाए। तो स्क्रीन वहीं पर ही तो रखोगे जहां पर इमेज बनेगी, राइट। तो हमें वी निकालना है। क्या निकालना है, वी निकालना है ना। उसके साथ साथ क्या है, हमें हाइट ऑफ द इमेज भी निकालना है, ठीक है। तो हमें एक चीज और निकालनी है, हाइट ऑफ द इमेज। चलो भाई, सेम क्वेश्चन है जैसा पिछला करा। पिछला कॉन्वेक्स का था, ये कॉनकेव का है। कुछ नहीं करना, वही फॉर्मूला लगा लो भैया। फॉर्मूला क्या है बोलो, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, है ना जी। अब देखो हमें क्या क्या गिवन है, हमें v निकालना है। अच्छा u हमें गिवन है कितना है, माइनस। बहुत बढ़िया। अच्छा फोकल लेंथ भी हमें गिवन है, वो भी नेगेटिव। बड़ी नाइंसाफी है भैया। अब इसको मैं यहां पर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/15 माइनस 1/10। देखते चलो, एलसीएम एलसीएम है ना। तो एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम शायद 30 आ रहा होगा, चेक करना। बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके अलावा क्या आ गया अब आपका, ये आ गया 2 और ये आ गया -3, ठीक है। इसको तुम सॉल्व करोगे तो 1/v की वैल्यू आ जाएगी -1/30। क्या ही -1/30। और v की वैल्यू क्या होगी, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो v की वैल्यू आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। -30 का क्या मतलब है, माइनस का क्या मतलब है कि इमेज इस तरफ बनी है, यानी इमेज कैसी है, रियल है, ठीक है। अब इसमें पूछ क्या रहा है, इसके साथ साथ हमें पूछ रहा है कि हाइट बताओ इमेज की। तो देखो इसके लिए तुम्हें मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन होता है -v/u, है ना। तो v क्या है, -30, u क्या है देखो -15, है ना। तो माइनस ये बाहर ले लेता हूं और ये आ गया -30 डिवाइड बाय -15, ठीक है। ये अंदर वाले माइनस कट गए और आंसर आ गया, बाहर का एक माइनस बचा हुआ है तो आंसर आ गया -2। मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई -2। हमें क्या बताना है, इमेज बतानी है, इमेज। तो ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। हमें ऑब्जेक्ट का हाइट गिवन है, क्या गिवन है, 4 सेंटीमीटर। देखो मैग्निफिकेशन का वही फॉर्मूला होता है, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हमें ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है तो इसको बस मल्टीप्लाई ही तो करना है ना। मैग्निफिकेशन की वैल्यू आई गई -2, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका कितना, -2 इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि है 4, और इसको बस मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा -8 सेंटीमीटर। अच्छा माइनस का क्या मतलब, उल्टी इमेज है ना, उल्टी इमेज है। क्या यार तुम स्मार्ट, मेरे साथ रह रहे के कितने स्मार्ट हो गए हो, सवाल कर दे रहे हो, क्या बात, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू दोस्तों, बहुत अच्छा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, प्रैक्टिस करने के लिए तुम कर सकते हो। मैं आपको कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बेसिकली वो मैं आपको होमवर्क भी देना चाहता हूं, वो है ये वाला सवाल। इसको आप खुद प्रैक्टिस करना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। कमेंट्स में बता भी सकते हो, वीडियो को भी पॉज करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे किसकी तरफ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की तरफ, ठीक है। मिरर में ऐसे ही सवाल आते हैं अलग अलग प्रकार के, जो मैंने आपको कराया ऐसे ही सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं रिफ्रैक्शन में, पर उससे पहले बेटा याद रखना, जोश मीटर तो डाउन नहीं है, हाई रखना है यार। पता है क्यों, क्योंकि मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम कर लोगे। पता है तुम्हें, बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में ये बोलने वाला कोई नहीं होता कि तू कर लेगा यार, पर मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझसे बोल रहा हूं तू कर लेगा, तुम कर लोगे सब, ठीक है। तो अपना बेस्ट लगाते रहो, ठीक है। और मैं तो तुम्हारे साथ हूं इसे। चलिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट जब मुड़ जाती है ना, बेसिकली लाइट मुड़ती नहीं है, बट वो आपको बोलने के लिए कि लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट जो होती है वो क्या कहलाती है, वो रिफ्रैक्शन। पर भैया लाइट कैसे मुड़ जाती है, तो देखो भैया होता क्या है, लाइट की जो स्पीड है वो अलग अलग है ना। एयर में अलग, वाटर में अलग, ग्लास में अलग। जैसे ही लाइट अपना मीडियम बदलती है, मीडियम बदला तो स्पीड भी बदली, स्पीड बदली जिसकी वजह से लाइट हल्की सी बेंड कर जाती है। देखते हैं, आ जाओ। तो क्या होता है रिफ्रैक्शन, तो फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब एक से दूसरे में जाएगा तो भैया मीडियम तो बदलेगा, मीडियम बदलेगा तो क्या होगा, बोलो बोलो, स्पीड बदलेगी, स्पीड बदलेगी तो लाइट बेंड कर जाएगी, ठीक है। द बेंडिंग ऑफ लाइट रे ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन अकर्स बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड। लाइट की रफ्तार बदल जाती है ना, जिस वजह से वो बेंड होती है, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखो, दो प्रकार के मीडियम्स होते हैं। एक मीडियम होता है क्या, रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, और एक होता है आपका डेंसर मीडियम। डेंसर यानी जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, जो ताजा ताकतवर है ना। हाँ ज्यादा, बॉडी फ्लेक्स, बॉडी है ही नहीं यार, मेरी बॉडी कहां है बेटा, है ना।
पर ये मैं तुमसे झूठ भी तो बोल सकता हूं, क्या पता मेरी बॉडी हो, ठीक है। चलो, रेयरर और डेंसर। रेयर जो कि ज्यादा ताकतवर है, डेंसर जो कि ज्यादा ताकतवर है, रेयर जो कि हल्का है। अब देखो बेटा, जब भी लाइट रे आई और टकराई यहां पर, ठीक है, रेयरर से कहां पर आई, डेंसर, तो एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये क्या होता है बेटा, नॉर्मल। तुम्हें पता है नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, ठीक है। तो जब भी रेयरर से डेंसर में आएगी तो पता है कहां पर बेंड करेगी, लाइट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। ये जो नॉर्मल है ना, वैसे लाइट को देखो ऐसे जाना था, सीधी जाती लाइट, ऐसे सीधी जाती, पर ये जो लाइट है ये बेंड कर जाएगी नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, कहां पर, नॉर्मल की तरफ, ठीक है। और इसका अपोजिट केस होता है जब मान लो ऊपर वाला मीडियम डेंसर हो और ये रेयरर हो, ठीक है। मान लो लाइट आई, ये नॉर्मल बनाया, अब ये जो लाइट है ये जाने तो ऐसे वाली थी सीधी, पर अब ये जो होगी नॉर्मल के दूर चली जाएगी, एक मिनट, नॉर्मल के दूर चली जाएगी, नॉर्मल के दूर चली जाएगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो ये याद कैसे होगा, ट्रिक। Y2VR1 प्रशांत भेज है, ट्रिक क्या बोलती है। आरडी शर्मा, एक बड़ी प्यारी किताब है, तुम सबने पढ़ी होगी मैथ में। आरडी शर्मा जी को नॉर्मल पसंद है ना, आरडी शर्मा जी को नॉर्मल पसंद है। ऐसे याद करेंगे कि आरडी शर्मा को नॉर्मल पसंद है, क्या पसंद है, नॉर्मल। यानी जब भी रेयरर से डेंसर में लाइट आएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। अब डीआर यानी डॉक्टर, डॉक्टर को नॉर्मल लोग पसंद नहीं है, क्योंकि नॉर्मल होंगे तो डॉक्टर के पास क्यों आएंगे, थोड़े बीमार होंगे तभी तो आएंगे भैया। तो डॉक्टर को नॉर्मल लोग पसंद है ही नहीं, यानी वो नॉर्मल के अवे बेंड कर जाएगी। तो डॉक्टर को नॉर्मल लोग पसंद नहीं, आरडी शर्मा जी जो है उनको नॉर्मल लोग पसंद है। चलिए जी, ऐसे हम याद कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी। चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, आगे हम पढ़ते हैं। देखो कुछ मैं आपको लॉज बताता हूं, बेसिकली दो लॉज होते हैं। क्या क्या लॉज होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे हमने रिफ्लेक्शन में लॉ पढ़े थे वैसे ही अब हम लॉ पढ़ेंगे। लॉ नंबर 1, पहला लॉ क्या बोलता है, पहला लॉ ये बोलता है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अब यहां पर ना रिफ्लेक्टेड रे नहीं होती, इन रेस का नाम होता है रिफ्रैक्टेड, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है ना। हाँ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ऑल लाई एट दी सेम प्लेन। वही जैसे वहां पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल तीनों, यहां पर रिफ्लेक्टेड की जगह रिफ्रैक्टेड आ जाता है, बस टाटा बाय बाय गुड बाय। पहला लॉ सिंपल, पहला लॉ सिंपल, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई एट द सेम प्लेन। यानी जहां पर ये तीनों मिलेंगे वो जो प्लेन होगा वो एक ही प्लेन होगा तीनों का, बस इतना है पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है, इसको हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्नेल, क्या बोलते हैं, वो वाला स्नेल नहीं, वो वाला स्नेल नहीं, हाँ है ना, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या बोलता है, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। साइन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है, आपने शायद अभी तक पढ़ ली होगी, ट्रिग्नोमेट्री करके एक चैप्टर होता है आपकी क्लास 10th के अंदर ही, ठीक है। नहीं पढ़ी है तो साइन, मान लो एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है और कुछ वैल्यूज याद कर लो, जैसे कि साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, है ना, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, है ना। उसके अलावा साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। ये आप बस इतना याद कर लो, है ना, अगर आपने वैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी लिया होगा अभी तक, ठीक है। अब समझना ये क्या बोल रहा है स्नेल्स लॉ, कि जब भी एक लाइट आएगी तो एक एंगल बनाएगी जिसको हम बोलेंगे क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जब रिफ्रैक्ट हो जाएगी तो भी एक एंगल बनाएगी, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ ये बोलता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि साइन आई बाय साइन आर ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसकी वैल्यू हमेशा सेम होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा सेम होगी। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता है, उनकी अगर मैं साइन की वैल्यू निकालूंगा और उनका रेशियो करूंगा तो वो कांस्टेंट होगा। यही होता है सेकंड लॉ। ये स्टेटमेंट याद रखना बेटा, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब समझो, अब भैया ये कांस्टेंट तो मैं समझ गया कि कांस्टेंट होगा, पर ये कांस्टेंट होगा क्या, व्हाट विल बी दिस कांस्टेंट, तो उसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटा समझना, मुझे पता है ये वाला जो टॉपिक होता है ना रिफ्रैक्शन का, थोड़ा सा टफ होता है ना, बच्चों को समझ नहीं आ पाता। तुम समझना मेरी बात, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम मुझे बस 10 मिनट दो, तुम्हें डिटेल में समझ आ जाएगा। पर अगर तुम, नेहा का रिप्लाई नहीं आया, राहुल चैट्स पे मैसेज तो देख लेते, अगर तुम ये करोगे बेटा तो मैं गारंटी नहीं लेता कि मैं समझा पाऊंगा। तो थोड़ा सा फोकस, 10 मिनट एकदम एकदम वो वाला फोकस चाहिए मुझे, वो वाला है ना, एकदम डिटेल वाला। देखो
ये जो रेशियो है ये कांस्टेंट होगा, और वो जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी वो समझाऊंगा। पर उससे पहले आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूं। इस डायग्राम पे इसी साल तुम्हारे सीनियर्स के पेपर के अंदर सवाल आया है, रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। ठीक है, देखो ये डायग्राम बार बार बनाने को पूछा जाता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस कर लेना। एक ग्लास स्लैब क्या होता है? ग्लास से बना हुआ एक ऐसे रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा अब लाइट आई, मान लो ये लाइट आई, लाइट आई, लाइट आई, यहां पर टकराई। लाइट क्या है बेटा? रेयरर, रेयरर है ना। ग्लास क्या है? ताकतवर, ग्लास है डेंसर। ठीक है, आरडी शर्मा को क्या पसंद था? नॉर्मल पसंद था ना। हाँ, तो नॉर्मल की तरफ लाइट सीधी जाती, बट लाइट देखो नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। अब ये केस स्पेशल इसलिए है क्योंकि ग्लास स्लैब में लाइट दो बार रिफ्रैक्शन करेगी। कैसे? एक बार तो यहां पर, और एक बार बाहर निकलते समय, जब लाइट बाहर जाएगी, टाटा बाय बाय गुड बाय करेगी। तो देखो अब ये लाइट जा रही थी, जा रही थी, जा रही थी, जा रही थी, अब वापस से टकराई। अब ये जो मीडियम है ये डेंसर है, बाहर वाला मीडियम रेयरर है। डॉक्टर को क्या नहीं पसंद था? नॉर्मल, नॉर्मल लोग पसंद नहीं थे। तो नॉर्मल के, ये नॉर्मल होता है बेटा, इस नॉर्मल के एकदम दूर ऐसे अपोजिट तरफ निकल जाएगी। तो ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर कुछ चीजें समझने की कोशिश करो। मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा? बताओ। अरे खुद दिख रहा है तुम्हें कि ये लाइट सीधी जाने वाली थी, बट ये इस तरफ बेंड हो गई, अब ये एंगल छोटा हो गया। तो याद रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके अलावा यहां पर देखना, मान लो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, मतलब ये एंगल आर है, ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होते हैं बेटा। क्यों? मैथ्स में पढ़ा था, अपोजिट एंगल पढ़ा था, पैरेलल लाइंस के अपोजिट एंगल। हाँ, तो ये एंगल बराबर होंगे। मान लो अभी ये आर है, और ये जो लास्ट वाला एंगल होगा ना, ये होता है एंगल ऑफ इमरजेंस, या फिर इमरजेंट एंगल भी बोलते हैं। और ये जो रे होती है ना, इसको हम बोलते हैं इमरजेंट रे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंगल ई। अब मुझे बताओ, इसके कंपैरिजन में ये जो एंगल है बड़ा होगा या छोटा होगा? साफ दिख रहा है कि देखो लाइट दूर चली गई, ये एंगल बड़ा हो गया। तो यहां पर भी लिख लेना कि जो ई होगा, ई वो भी बड़ा होगा आर से। ठीक है, ठीक है। अब ये डायग्राम इतना समझ आ गया। यहां पर कुछ चीजें तुम्हें समझनी पड़ेगी। इमेजिन करो अगर ये ग्लास स्लैब आता ही नहीं, तो ये लाइट सीधी 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 जाती रहती। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी जिंदगी में मोबाइल फोन नहीं आता, तो जैसे तुम बचपन में टॉपर हुआ करते थे, आज भी तुम टॉपर होते, पर तुम्हारे जीवन में कुछ गलत हुआ, मोबाइल फोन आया, इंटरनेट आया, उसकी वजह से तुमने अपने डायरेक्शंस को बदल लिया। रोस्ट हो गया क्या? देखो उसी प्रकार से अगर मान लो यार नहीं आता है ग्लास स्लैब, तो लाइट एकदम सीधी जाती, सीधी जाती, सीधी जाती, सीधी जाती। ठीक है, ठीक है, पर लाइट अब कहां जा रही है? यहां पर जा रही है। ठीक है, तो इमरजेंट रे, इमरजेंट रे ये क्या है? इमरजेंट रे, इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये जो पैरेलल डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या है लेटरल डिस्प्लेसमेंट? पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इतनी चीजें थी जो कि आपको यहां पर पता होना चाहिए। ठीक है, डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, स्पेशली किसकी? लेटरल डिस्प्लेसमेंट की। इमरजेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे विद अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस को? ठीक है, याद रहेगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, समझ आ गया एकदम सही। चलो यहां तक की सारी चीजें क्लियर हो गई। यहां पर दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है अब तुम खुद बता सकते हो। अब वापस से आते हैं, वापस से पीछे। तुम्हें याद हो तो मैंने बोला साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है भैया? उस कांस्टेंट की वैल्यू है किसके बराबर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। अब ये क्या बला है यार भैया, एक चीज समझते नहीं है, दूसरी फेंक के मारते हो। मैंने कहा तो यार फिर वही चीज, वाई टू फियर प्रशांत भेजिए। देख, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सबसे पहले तो हम ऐसे लिखते हैं एन, और कुछ कुछ किताबों के अंदर ऐसे यू से भी लिखा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये एबिलिटी है, ये ताकत है। तुम मुझसे पंजा लड़ाओगे तो शायद मैं किसी किसी को हरा दूं, किसी किसी को मैं ना हरा पाऊं, तो वो मेरी ताकत है। उसी प्रकार से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम की ताकत है कि वो लाइट को कितना बेंड कर पाएगा। ठीक है, तो एक चीज आपको अपने नोट्स में नोट डाउन करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग। यानी जिस मीडियम की जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वो उतना ही ज्यादा लाइट को बेंड करेगा। ठीक है, एंड सेकेंडली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। यानी जिस मीडियम की ज्यादा डेंसिटी होगी ना, जो ज्यादा डेंसर होगा, ऑटोमेटिकली उसकी ये जो है ना, ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो ज्यादा होगा। ठीक है, डेंसिटी ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, और बेंडिंग भी ज्यादा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल
टू द स्पीड ऑफ लाइट। यानी बेटा समझना, अगर कोई मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसमें जो लाइट है ना वो बड़ी घबराई घबराई सी जाएगी, वो रुक रुक के जाएगी, उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। जबकि कोई ऐसा मीडियम जो कि बेचारा रेयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उसमें लाइट कैसे जाएगी, फटाफट से, फास्ट फास्ट। तो इसलिए याद रखना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जी, चलिए जी, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो मैं आपको बता दिया, इज अ मेजर ऑफ हाउ मच लाइट इज बेंट, कितनी लाइट को एक मीडियम बेंट करा सकता है। चलो अब फॉर्मूला क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अगर तुम्हें किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, मैं बताता हूं क्या फॉर्मूला है। फॉर्मूला है C बाय V। है C बाय V, ये क्या है? C है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जो कि तुम्हें पता है ऑलरेडी, 3 इंटू 10⁸, है ना, स्टार्टिंग में बताया था। और V क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। यानी अगर मुझे किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है, इस फॉर्मूले से मैं किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकता हूं। फॉर एग्जांपल, मान लो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इतनी है, तो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। फॉर्मूले में पुट कर लो, फॉर्मूले में पुट कर लो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁸, तो कट जाएगा, ये आ जाएगा 1.5। ठीक है, हाँ वैसे ही कटा है बेटा जैसे तुम्हारा भी कटा था, सॉरी चलो, है ना, 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। चलिए बहुत सही, बहुत सही, ये समझ आ गया। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक ऐसा टॉपिक आता है जिससे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट मैं बोल रहा हूं इससे ज्यादा सवाल नहीं आते, कंफ्यूज नहीं होना है। टॉपिक क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, मान लो यहां पर है मीडियम 1, है ना, एयर नहीं है, मीडियम 1। अच्छा एक बात याद रखना, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। यहां पर है मीडियम 1, ठीक है, यहां पर है मीडियम, और यहां पर है मीडियम 2। ठीक है, दो मीडियम है, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। अब मान लो क्वेश्चन में तुमसे पूछा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू, ये क्या है बेटा, WRT क्या है, ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला बता रहा हूं, जिसकी इज्जत देते हैं उसको नीचे डाल देते हैं। यानी विद रिस्पेक्ट टू, जिसको इज्जत दे रहे हैं, किसको इज्जत दे रहे हैं, मीडियम 1 को, विद रिस्पेक्ट टू उसको नीचे डाल दो। यानी इसका फॉर्मूला आएगा N2 बाय N1। यानी अगर तुमसे कोई बोले मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो जो जिसकी इज्जत कर रहे हैं उसको नीचे डाल दो फॉर्मूले में। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ये इसका डायरेक्टली फॉर्मूला बन के आता है। अब एक और फॉर्मूला है, तुम्हें याद होगा। अच्छा इसको एक और तरीके से लिखते हैं, N21 कैसे, N21। ठीक है, N21 का क्या मतलब है, N21 का मतलब क्या है, वही है सेम, N2 बाय N1, इसका मतलब यही होता है बेटा, सेम रख। अब देखो, तुम्हें याद है ना कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट, याद होगा। तो इस फॉर्मूले का N2 बाय N1 का एक और फॉर्मूला है जो कि है इसका अपोजिट, यानी V1 बाय V2। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मैंने क्या करा, रेसिप्रोकल। क्यों करा, क्योंकि लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेसिप्रोकल। तो ये जो फॉर्मूलेज हैं ये भी तुम्हें याद रखने हैं, इस पे सवाल आते हैं, अभी दिखाऊंगा भी। ठीक है ठीक है, क्या बोला, जिसकी इज्जत करो उसको नीचे डाल दो। जैसे क्वेश्चन में बोला जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो क्या लिखोगे, N1 बाय N2, है ना, और स्पीड में उल्टा। चलो चलो बहुत बढ़िया, इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्लैरिटी मिलेगी। आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं, क्लैरिटी मिलेगी। चलो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट। चलो भाई कौन कौन इसको सॉल्व कर पाया, क्वेश्चन इजी है। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज 1.33, यानी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का गिवन है जो कि है 1.33। क्या बोल रहा है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज दिस, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। देखो फॉर्मूला तुम्हें पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता था C बाय V, याद आ गया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.33, हमें स्पीड ऑफ लाइट गिवन है दिस, हमें निकालना क्या है, हमें वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम ही तो निकालना है। तो क्या करूंगा, इसको यहां भेजूंगा, इसको यहां भेजूंगा, तो कैलकुलेशन तुम कर लेना, है ना, तुम्हारे हवाले वतन साथियों ठीक है, कैलकुलेशन तुम कर लेना, ये तुम्हारा आंसर आएगा। इसका ट्राई कर रहा है, कैलकुलेशन तो कर लो यार। चलो आ जाओ अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं होता, तुम ऐसे ही समझो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है। ठीक है,
ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड 3/2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, हमें ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट गिवन है। ठीक है भाई, क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विल बी, पानी में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, समझो, सोचो सोचो। अच्छा, एक और सेकंड पार्ट पढ़ते हैं पहले। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, क्या तुम्हें बता सकते हो? जिसकी इज्जत करो नीचे डाल दो। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अच्छा, ग्लास की भी पता है, वाटर की भी पता है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं एक बार। आ जाओ भाई, वैल्यूज को पुट कर देते हैं। 3/2 डिवाइड बाय 4/3। ठीक है जी, क्या आ रहा है आंसर बेटा, क्या आ रहा है आंसर? तो ये आ जाएगा आपका 9/8। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का तो हमने आंसर निकाल लिया 9/8। पहला पार्ट, अब ध्यान से देखो, तुम्हें पता है ये, इस टर्म को ध्यान से देखो। मैं इसको क्या, ध्यान से देखना बेटा, अब जो मैं करने जा रहा हूं अब चमत्कार सा होगा। देखना, क्या मैं इसको रेसिप्रोकल करके कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं? क्या किसी को कोई आपत्ति, क्या कोई प्रॉब्लम? बता दे कैसे, कैसे हुआ, कैसे हुआ भैया ये सवाल कैसे हुआ? देख भाई, क्या करा मैंने, वेलोसिटी रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऊपर डाल दिया, इसको नीचे डाल दिया। ठीक है, अब देख तुझे इसकी वैल्यू भी गिवन है, इसकी वैल्यू भी गिवन है, और देख क्या गिवन है, ग्लास के अंदर भी वेलोसिटी गिवन है। निकालना क्या है, ये निकालना है। तो क्या आप तुम नहीं निकाल सकते मूर्खो? बस इसको यहां पर मल्टीप्लाई में ले जाओ, बस टाटा बाय बाय, खत्म, गुड बाय, गया गया। ठीक है, इतना इजी सवाल था, है ना, इतनी इजी सवाल था। ठीक है, हाँ चलो भाई, अगले सवाल में बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। वैसे पता है, मेरी एक चीज मानना है कि हर एक लड़की को जीवन में एक ना एक लड़के से दोस्ती तो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर तुम सब सीख पाओगे कि जुगाड़ तरीके से कैसे रहा जाता है ना, लाइफ के अंदर दोस्ती कैसे निभाई जाती है। और लड़कों, तुम्हें भी लड़कियों से दोस्ती करनी चाहिए। अब तुम्हें रीजन की थोड़ी ना जरूरत है, तुम्हें तो पता है तुम्हें करनी चाहिए। ठीक है, तुम्हें रीजन की जरूरत नहीं है। चलो, हो पाए तो कर लेना, तुम्हारे भरोसा भी नहीं है मुझे। देखो क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है वाटर हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 एंड अल्कोहल हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.36। विच ऑफ द टू मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर? कौन ज्यादा ताकतवर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, वो ज्यादा ताकतवर। बहुत बढ़िया, तो किसका ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है 1.36, यानी अल्कोहल। अल्कोहल श्री 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 हनी पाजी जी कह के गए थे, 4 बोतल वोड का काम मेरा रोज का। ठीक है, तो अल्कोहल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है, तो वो ऑप्टिकली डेंसर ज्यादा है। ठीक है, ड्रॉ अ रे डायग्राम शो द पाथवे ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू वाटर टू अल्कोहल। देखो भाई, ये वाटर, ये अल्कोहल। अब देखना बेटा, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है, यानी ये रेयरर और ये डेंसर। अब तुम खुद बताओ, आरडी शर्मा को क्या पसंद था? बताओ भाई, आरडी शर्मा को क्या पसंद था? अरे भैया नॉर्मल पसंद था ना। तो इस प्रकार से कुछ डायग्राम बन के आ जाएगा। लास्ट पार्ट, स्टेट द रिलेशन। ओहो, रिलेशनशिप ही तो नहीं स्टेट कर पा रहे हैं भैया। स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, मान लो यहां पर है एंगल आई और यहां पर है एंगल आर, इनके बीच का रिश्ता बताओ। तुम्हें पता है एक फॉर्मूला, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस यस। अच्छा, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखोगे तुम? कहां पर आई लाइट? एयर में आई, एयर बोल रहा हूं, सॉरी, अल्कोहल में आई। कहां से आई? वाटर से आई, है ना। अगर हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, वो इनका नेट क्या होगा? नेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, जिसमें आई डिवाइड बाय जिससे आई है ना, जिसमें आई डिवाइड बाय जिससे आई, बोला था ना। हाँ चलो, तो बस लिख दो भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्कोहल की क्या है? अल्कोहल की है 1.36 डिवाइड बाय 1.33। तो ये जो रिलेशन है, यही रिलेशन है, रिश्ता यही कहलाता है। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर यही लिख के आना था। ठीक है जी, तो रिश्ता यही कहलाता है ना, रिश्ता कुछ नहीं कहलाता, यही कहलाता है। ठीक है, चलो, मुझे पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कभी कभार प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो बेटा हो जाएगा। अब बढ़ते हैं भाई, क्या स्मार्ट लग रहे हैं तुम्हारे पीके भैया यार, है। हाँ, आज तो कपड़े भी ग्रीन पहने हैं, तो बेटा मैं तो ग्रीन फ्लैग क्या हूं? ग्रीन फ्लैग। तुम्हारी भाषा में बोलते हैं ना, ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग,
पर्पल फ्लैग, ऑरेंज फ्लैग सारे फ्लैग, मैं ग्रीन ऊपर। चलो अब पढ़ते हैं लेंस। लेंस भी दो ही प्रकार के, कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स। अब देखना बेटा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस कैसे दिखेंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है बेटा, कुछ इस प्रकार से। और जो कॉनकेव लेंस है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। यानी हमने क्या करा है, कॉन्वेक्स लेंस को बनाने के लिए हमने दो कॉन्वेक्स मिरर को जोड़ दिया है। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये भी कॉन्वेक्स मिरर थी, ये भी कॉन्वेक्स मिरर थी, आपस में दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। सिमिलरली ये दो कॉनकेव मिरर को हमने आपस में जोड़ दिया, ठीक है। तो एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स। अब यहां पर अपोजिट है, लेंस आर एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द मिरर। क्या कह रहे हो भैया, अंग्रेजी में बड़ी भारी बात कर दी। देख समझ, जो मिरर करते थे वो लेंस नहीं करेंगे। यानी मिरर में कॉनकेव मिरर क्या करता था, गुफा क्या करती थी, कन्वर्ज करती थी लाइट को एक डायरेक्शन में, है ना, याद है ना, कन्वर्जिंग। हाँ, पर यहां पर ये जो कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स कैसा होगा, कन्वर्जिंग लेंस, यानी ये लाइट को कन्वर्ज करेगा। जबकि जो कॉनकेव होगा वो क्या करेगा, वो लाइट को डाइवर्ज करेगा, दूर भेजेगा। तो ये कन्वर्जिंग लेंस, ये डाइवर्ज, अपोजिट एकदम अपोजिट, जैसा मिरर में था उसके अपोजिट लेंस। चलो, है ना। अब यहां पर भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे हमने वहां पर पढ़ा था। यहां की कुछ चीजें बदल जाती हैं। मैं आपको विद डायग्राम समझा देता हूं, देखना बेटा, इस डायग्राम को देखते हैं। सबसे पहली चीज, जो सेंटर होता है ना लेंस का, उसको हम बोलते हैं ओ यानी वो नहीं, वो जादू पिक्चर देखी थी, ओ वो वाला ओ नहीं, इसका मतलब है ऑप्टिकल सेंटर। सिमिलरली इसमें भी ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है भैया। अब याद रखना, यहां पर दो अलग अलग फोकस होते हैं। एक फोकस तो राइट साइड, एक फोकस लेफ्ट साइड, ठीक है। दो जगह फोकस है इसका, दो जगह फोकस है। जैसे तुम्हारे दोस्तों का भी दो जगह फोकस रहता है, वैसे इसका भी दो जगह फोकस है। एक यहां पर, उसको हम बोलते हैं F1, और एक यहां पर, उसको हम बोलते हैं F2। क्या बोलते हैं, F2। अब इस डायग्राम में गलती है, क्या गलती है, ये C1 और C2 क्या है भैया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना, जो हमने मिरर में था। नहीं, याद रखना, लेंस में C नहीं होता, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता। लेंस में क्या होता है, लेंस में होता है 2F1 और 2F2, मतलब वही है, बस नाम अलग है। तो पेपर में कभी भी C मत लिखना, वरना पेपर में तुम्हारा C बन जाएगा बेटा। तो इसमें C नहीं लिखेंगे, 2F1 2F2, 2F1 2F2, 2F1 2F2। बहुत बढ़िया यार, क्या बात है ना। मतलब वही है कि यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस होगा और यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। और ये भी तुम बोल सकते हो कि F1 विल भी क्या होगा, ट्वाइस। देखो 2F1 का क्या मतलब है कि ये डबल हो गया, क्या हो गया, ये F1 के डबल हो गया। बहुत बढ़िया, यहां तक की चीज समझ में आई। अच्छा, एक लाइन होगी जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, उसका नाम भी सेम होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब एक एक करके सारी डेफिनेशंस को देख लो। वैसे डेफिनेशन पूछी नहीं जाती पेपर में, बट फिर भी पहला है प्रिंसिपल एक्सिस, एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, बता दिया। अपर्चर, यहां पर भी एक टर्म होती है अपर्चर, जैसे मिरर में अपर्चर क्या होता था, मिरर का रिफ्लेक्टिंग लेंथ। सिमिलरली ये क्या होता है यहां पर, द डायामीटर ऑफ अ सर्कुलर आउटलाइन, यानी जो सर्कुलर आउटलाइन है ना, ऐसा है लेंस। ये क्या है, बोलो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। इसकी जो सर्कुलर आउटलाइन है ना, उसका जो डायामीटर है वो अपना क्या कहलाता है, वो कहलाता है अपर्चर, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर पता है, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम से कुछ भी नहीं होता, याद रखना, कुछ भी नहीं होता। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कुछ नहीं होता, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस होते हैं F1 और 2F1, F2 और 2F2, दो होते हैं बेटा, यहां पर दो है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि मुझे आपको बतानी है। जैसे हमने मिरर में रूल पढ़े थे, यहां पर भी रूल्स हैं, हाँ यहां पर भी हैं, पर यहां पर कम रूल्स हैं और इजी रूल है। और इसका जो रे डायग्राम है वो सबसे सिंपल है, मैं लिटरली बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं, सबसे सिंपल है। देखो रूल नंबर वन क्या बोलता है, वही सेम देख। अगर तूने मिरर समझ लिया ना, तुझे लेंस में 1% प्रॉब्लम नहीं आएगी, 1%। देख, अगर कोई भी चीज पैरेलल है तो वो कहां से पास करेगी, बोल, फोकस से पास करेगी। अब यहां पर समझ लेना, ये लेंस कौन सा है, कन्वर्जिंग लेंस। ये क्या करेगा, लाइट को कन्वर्ज करेगा। मान लो एक लाइट यहां से आई, ये बीच की एक लाइन होती है और इस लाइन के आगे से चीजें बेंड होने लगती हैं, तो ऐसे लाइट को बेंड कर देगा ऐसे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, ठीक है। कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल होगी, इट विल पास थ्रू फोकस। अच्छा, इसी चीज को अगर हम इस लेंस की मदद से देखें, ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव। बार बार बोलते चलना ताकि तुम्हारी मेमोरी के अंदर प्रैक्टिस हो जाए।
अब देखो इसका क्या काम होता है, ये ना दूर भेज देता है, ये डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। तो एक्चुअली में तो फोकस से पास नहीं करेगा, पर जो चीजें रियल में नहीं मिल पाती वो कहां मिलती है, वर्चुअल दुनिया में। तो आ जाओ भाई, वर्चुअल 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 वर्चुअल, बहुत बढ़िया। तो F1 में जाकर क्या होगा जब भी लाइट पैरेलल होगी फोकस से पास करेगी, वही सेम चीज है। अगला देखते हैं, अगला आ जाओ। देखो रूल नंबर 2 वेरी सिंपल, इसका अपोजिट। अगर कभी भी लाइट रे फोकस से पास करेगी तो फोकस बोलेगी पैरेलल हो जा, क्या हो जा, पैरेलल। देखो टिंग टिंग डिंग 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 डिंग, अच्छा एक वो कार्टून आता था ना निंजा हथौड़ी, डिंग 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 डिंग, ऐसी कुछ आता था, डिंग 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 डिंग, हाँ तो वैसे डिंग 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 डिंग। अब क्या होगा, पैरेलल हो जाएगी लाइट, बहुत बढ़िया। बेटा ये मिरर नहीं है कि लाइट वापस से आ जाए, ये लेंस है, लेंस में से लाइट पास कर जाती है, ठीक है। आगे देख, अब यहां पर देखो लाइट इज गोइंग टूवर्ड्स फोकस, फोकस की तरफ जा रही है, तो क्या होगा, पैरेलल। क्या होगा बेटा, पैरेलल। क्या हो जाएगा, पैरेलल, बहुत बढ़िया। ये भी एक नंबर, ये भी समझ आया। रूल नंबर 2 सिंपल। रूल नंबर 3 और आखिरी रूल सबसे इजी। यहां का गुंडा कौन, यहां का गुंडा कौन, यहां का गुंडा है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर बोलता है जो मुझसे जाएगा वो सीधा जाएगा, मुड़ेगा नहीं। जो मुझसे जाएगा वो एकदम सीधा जाएगा। भैया मेरे से जो जाना है ना वो मुड़ना उड़ना नहीं है, एकदम सीधे जाओ, नो बेंडिंग, नो बेंडिंग। तो जब भी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी देयर विल बी जीरो बेंडिंग, लाइट एकदम सीधी पास होगी, ठीक है, लाइट एकदम सीधी पास होगी। सिमिलरली चाहे दूसरा लेंस हो, कॉन्केव लेंस हो, लाइट सीधी पास होगी। अब तुम ये सोचो कि ये जीरो बेंडिंग क्यों आ रही है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बेटा, याद रखना, याद रखना। कब लाइट बेंड नहीं करती, दो केस होते हैं, और ये दो केस को नोट कर लेना। दो केस होते हैं, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, जब आपका एंगल आई कितना होगा, जीरो होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो होगा। और दूसरा केस ये पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में, ठीक है। दूसरा केस क्या है, जब दोनों मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है, जब दोनों मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो वो सेम हो, क्या हो, सेम हो, है ना। अगर मान लो पानी से लाइट पानी में ही जा रही है तो लाइट बेंड थोड़ी ना करेगी, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। तो ये दो केसेस होते हैं जब लाइट बेंड नहीं करती। अब ये तुम्हारा होमवर्क है, ये बताओ ऑप्टिकल सेंटर में ऐसा क्या हो रहा है इन दोनों में से कि लाइट जो है एकदम सीधी जा रही है, ठीक है। पेपर में नहीं पूछा जाता बट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए सर्च करना। चलो ये क्या उड़ रहा है भाई, आज क्या उड़ रहा है, दोस्त मिलने आए हैं क्या, मिलने आए हो क्या मुझसे चलो देखो अब समझना बेटा, कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन। आ जाओ भाई, 6 केसेस हैं, जैसे कॉनकेव में 6 केसेस थे, यहां पर भी सेम 6 केसेस हैं। जैसे वहां पर तुम्हें याद हो तो हमने अलग अलग 6 रे डायग्राम बनाए थे, किसमें बनाए थे, कॉनकेव में। यहां पर शुक हो गया, शुक यानी उल्टा, तो यहां पर भी 6 ही केस होंगे बट वो कॉन्वेक्स के होंगे। देखो केस नंबर 1, ऑब्जेक्ट मोमबत्ती जी बहुत दूर है, ओहो लो भाई मोमबत्ती जी फिर आओ, मोमबत्ती जी बहुत दूर है, एकदम इनफाइनाइट। तो जब भी कोई चीज दूर होती है बेटा तो लाइट कैसी आती है, लाइट कैसी आती है बताओ, बोलो भाई, पैरेलल। और जब भी लाइट पैरेलल आती है तो क्या होगा, कहां पर मिलेंगी बताओ, वो मिलेंगी आपकी फोकस पे, ठीक है। तो इमेज कहां बनेगी, F2 पे, फोकस, प्रिंसिपल फोकस F2, प्यारा प्यारा नन्ना मुन्ना F2, ठीक है। इमेज कैसी बनेगी बेटा ये, अरे क्या हो गया भैया, इमेज कैसी बनेगी बेटा ये बताओ, इमेज कैसी बनेगी बताओ। अच्छा अब मैंने तुम्हें बताया लेंस और मिरर अपोजिट है। मिरर में क्या होता था, जब भी इमेज लेफ्ट साइड में बनती थी तो क्या होता था, रियल इन्वर्टेड, जब भी राइट में बनती थी वर्चुअल इरेक्ट। यहां पर अपोजिट है, एकदम अपोजिट, कि जब भी इमेज राइट साइड में बनेगी तो इमेज कैसी होगी, रियल प्लस रियल का बड़ा भाई इन्वर्टेड, और जब भी लेफ्ट साइड में बनेगी तो वर्चुअल और वर्चुअल का बड़ा भाई इरेक्ट, ठीक है। इमेज कहां बन रही है, F2 पे, राइट साइड में, तो कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड, और इमेज होगी पॉइंट साइज्ड, कैसी होगी, एकदम छोटी, हाईली डिमिनिश्ड, टिन्नी मुन्नी। सारे केस सेम होंगे कॉनकेव मिरर की तरह। जो कॉनकेव मिरर जिसको याद है ना, ये याद करने की जरूरत ही नहीं है, और यही बहुत प्यारी चीज है कि अगर तुम्हें मिरर आ गया तो ये तुम्हें याद नहीं करना। अगला बियॉन्ड 2F1, जैसे वहां पर क्या होता था बियॉन्ड C, यहां पर क्या होगा बियॉन्ड 2F1। आ जाओ मोमबत्ती जी यार, कहां चली जाती हो, बिना बताए जाती हो मुझे, आ जाओ। लो भाई लाइट रे बनाओ, डिंग 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 डिंग, और वो कहां टकराएगी, यहां से जाएगी, बहुत बढ़िया। अब पता है इनका रे डायग्राम बहुत सिंपल है, एक लाइट को हमेशा पैरेलल फेंको और फोकस से पास कराओ, दूसरी लाइट रे को हमेशा ऑप्टिकल सेंटर पे फेंक दो, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से कभी भी कोई चीज मुड़ नहीं पाती, ठीक है। तो दूसरी लाइट रे को ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे क्या करो, ऐसे फेंक दो, यानी मैंने क्या करा, दूसरी लाइट रे को ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से फेंक दिया। तो दोनों लाइट रे कहां पर जाके मिल रही हैं, तो ये मिल रही हैं F2 और 2F2 के बीच में।
कहां पर? F2 और 2F2 के बीच में। अगर तुम्हें याद हो मिरर में क्या होता था? बिटवीन, बोलो 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 बोलो, F एंड सी, F एंड सी, बिटवीन F एंड सी आपकी मिल रही होती थी। बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है यार, क्या बात है। चलो, है ना? तो वैसी बनेगी इमेज। कैसी बनेगी? वही सेम है, इमेज स्मॉल बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी। चलो, ये हो गया केस नंबर 2। अब आते हैं फटाफट से केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है? यहां पर बुला लिया मोमबत्ती जी को। याद करो, सी पे क्या होता था? सी पे क्या होता था? सेम जगह पर इमेज बनती थी और सेम साइज की बनती थी। अब यहां पर देखना बेटा, डिंग 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 डिंग, ठीक है? और यहां से एक लाइट रे को डालो, यहां से एक लाइट रे को डालो। ये आपस में जहां पर पॉइंट में जाकर मिलेंगी, तो वो जो पॉइंट होगा वो 2F2 के नीचे होगा। 2F1 पे ऑब्जेक्ट था, इमेज बनी 2F2 पे, सेम साइज बनेगा। कैसा बनेगा? एकदम सेम, सेम साइज, रियल इन्वर्टेड, सब कुछ सेम है, कुछ नया है ही नहीं, बस रे डायग्राम थोड़े अलग है, रे डायग्राम थोड़े अलग है। चलो जी, अगला देखते हैं। ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट, जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पर खड़ा कर दें? मोमबत्ती जी को यहां पर। याद करो, जब C और F के बीच में ऑब्जेक्ट होता था तो इमेज कहां बनती थी? बियॉन्ड C, है ना? सिमिलरली यहां पर हम बनाकर देख लेते हैं भाई, डिंग 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 डिंग, ठीक है? और इसी प्रकार से हम इसको ऐसे करेंगे, तो जो लाइट्स जो आपस में जाकर मिलेंगी वो कुछ इधर मिलेंगी, यानी बियॉन्ड 2F2, 2F2 के पीछे बन रहा है ना? इमेज कैसी बनेगी? बड़ी बनेगी, लार्ज इमेज बनेगी, है ना? एकदम लार्ज इमेज बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, वही है ना? हाँ, क्या बात है यार, तुम्हें सारे केसेस याद है, वेरी गुड बेटा, एक बार शाबाश। आया ऐसे मेरे को भी दे दो, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूं, इतनी देर से खड़ा हूं, 1.5 घंटे से तुम्हारे सामने ऐसी उसमें खड़ा हूं यार, है? बताओ यार, थोड़ी शाबाशी मैं भी तो डिजर्व करता हूं बेटा। चलो अगला, वही केस। अब मान लो मोमबत्ती जी को मैंने F1 पे लाकर खड़ा कर दिया है। मिरर में क्या होता था? इंफिनिटी। अब देखते हैं यहां पर क्या होगा, डिंग 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 डिंग। देखो भाई, दोनों लाइट रेस जो है वो पैरेलल है। लाइट रेस पैरेलल होंगी तो कहां मिलेंगी? इनफाइनाइट, है ना? क्या पता बेटा, तुम्हारा जो जीवन है उसकी लाइट रेस भी इनफाइनाइट है ना? तुम्हारे जीवन में तुम्हें वो कब मिलेगी? इनफाइनाइट, ठीक है? तो ऐसे ही यहां पर लाइट रेस भी इनफाइनाइट पे मिलेंगी। क्या इमेज बनेगी? इमेज विल नॉट फॉर्म। नई एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूं बेटा, ये बच्चे ना गलत करके आएंगे। एनसीईआरटी अपडेट हो चुकी है और उसमें बोला है कि जब भी फोकस पे रखा जाता है ऑब्जेक्ट तो इनफाइनाइट पे इमेज बनती है। तो इमेज रियल होगी, वर्चुअल होगी, बड़ी होगी, छोटी होगी, उसके बारे में हम बोल ही नहीं सकते, हम उसके बारे में बता ही नहीं सकते, ठीक है? बहुत बढ़िया, इनफाइनाइट पे बनेगा, बहुत सही, समझ आ गया, है ना? चलो, और लास्ट केस और सबसे इंपॉर्टेंट केस, स्टार मार्क कर लो बेटा। लास्ट केस, जब मैंने मोमबत्ती जी को ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है बेटा? ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखा है। अब देखना यहां क्या होगा, ये बहुत जरूरी है बेटा। देखो, पहले लाइट रे को भेजो डिंग 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 करके, और डिंग 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 करके ऐसे करते ये क्या है भाई? डिंग डिंग डिंग। चलो, और दूसरी लाइट रे को ऐसे। अब देखो ये क्या है, दोनों लाइट कहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी, दूर ही जाई जा रही है बेटा। तो कहां पर मिलेंगी? वर्चुअल दुनिया में मिलेंगी ना भैया। हाँ, तो ऐसे वर्चुअल दुनिया में कहीं यहां पर जाकर ये मिल जाएगी, है ना? तो इमेज कहां बनेगी? बोलो, इमेज लेफ्ट साइड में। और जब भी कोई चीज लेफ्ट, यानी इमेज बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट प्लस लार्ज, या फिर लिख सकते हो हाईली अनलार्ज, ठीक है? क्या ये छठा केस समझ आया? जल्दी बताओ फटाफट से, क्या छठा केस समझ आया? वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस आर सेम। अगर तुम्हें एक समझ आ गया तो तुम्हें दूसरा भी समझ आना है, ठीक है? और इसके जो रे डायग्राम है बेटा वो तो स्पेशली, अरे क्या हो गया भाई, इसके जो रे डायग्राम है वो तो स्पेशली बहुत ज्यादा इजी है, राइट? चलो, तो ये आपकी पूरी की पूरी समरी है। इस समरी को देखो और बताओ इसमें क्या कोई डाउट है? चलो भाई, बहुत इजी था, समझ आ गया सबको, बहुत इजी है, और डायग्राम्स भी सबको समझ आ गए होंगे। याद रखना, जो लास्ट केस है उसमें इमेज कैसी बनती है? एनलार्ज बनती है, बड़ी इमेज बनती है। और इमेज कैसी होती है? वर्चुअल होती है, वर्चुअल का बड़ा भाई इरेक्ट होती है। चलो, अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस क्या है? पहली चीज, ये जो है ये कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस को हम एक तरीके से और बोल सकते हैं कि ये भी बिग लाइट की तरह काम करेगा, यानी ये चीजों को मैग्नीफाई करेगा। क्या करेगा? मैग्नीफाई। तो इसके जो यूजेस होते हैं, सबसे पहला वो होता है मैग्नीफाइंग ग्लास। वो देखते हो तुम, ऐसा देखा तुमने? अच्छा, मैग्नीफाइंग ग्लास से तो देखते हैं। हाँ, तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, ये मैग्नीफाइंग ग्लास की बेटा जरूरत तब भी पड़ सकती है जब तुम अपने नंबर देखने हो, नंबर इतने कम है कि भैया दिख ही नहीं पा रहे हैं, पर तुम मुझसे पढ़ रहे हो तो नंबर आ जाएंगे, ठीक है? तो मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर जरूरत पड़ती है। अगली चीज, करेक्टिंग हाइपरमेट्रोपिया। ये अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे, ह्यूमन आई जब आप पढ़ोगे उसमें पढ़ोगे, अभी इसको भूल जाओ। अगली चीज, यूज्ड इन माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। याद रखना, जितने भी माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, क्योंकि माइक्रोस्कोप में चीज को बड़ा करना है,
तो उसमें भी आपका यही लेंस कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा कॉन्वेक्स लेंस, जो कि मैग्नीफाइंग की तरह काम कर रहा है, वही यूज किया जाता है। ठीक है जी, क्या चीज समझ में आ गई? चलो बहुत सही, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। किसकी बेटा? कॉनकेव लेंस की। अब याद करो, कॉन्वेक्स मिरर, उसमें कितने केस थे? 2 केस थे। कॉनकेव लेंस 2 केस। कौन से केस? सेम, इंफिनिटी, एनी, या फिर या तो इंफिनिटी होगा या तो किसी भी डिस्टेंस पे होगा। अगर मान लो मेरा प्यारी प्यारी मोमबत्ती जी इंफिनिटी पे है, मेरी प्यारी प्यारी मोमबत्ती जी अगर इंफिनिटी पे है, तो लाइट कैसे आएंगी बेटा? लाइट बहुत दूर से आएंगी। और तुम्हें पता है कि ये ना लाइट को ऐसे दूर फेंक देता है। क्या कर देता है? ये लाइट को दूर फेंक देता है। इट विल अपियर्स टू मीट एट फोकस, यानी अगर मैं इसे ट्रैक करूंगा तो ये कहां पर मिलेगा? ये ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे बनेगा, है ना? तो जो इमेज बनेगी दैट विल बी ऑन फोकस, बड़ी छोटी बनेगी। कैसी बन रही है? वर्चुअल, वर्चुअल का बड़ा भाई। बोल 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 बोल, बोल। यार इरेक्ट, बहुत बढ़िया, क्या बात है ना? दूसरा केस, मान लो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किसी भी डिस्टेंस पे, फाइनाइट डिस्टेंस पे है। मान लेते हैं हम हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर, ठीक है? तो अब देखो, एक लाइट रे को तो ऐसे भेजो तो तुम्हें पता है वो ऐसे दूर चला जाएगा, हाँ या ना? सबको मालूम है, बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरी लाइट रे को वही, ये पोल नहीं है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे सीधी भेज दो। ऑप्टिकल सेंटर से तो कोई मुड़ता ही नहीं है, ऑप्टिकल सेंटर तो गुंडा है। अब इसको बैक ट्रैक करो, पीछे ट्रैक करो, तो तुम्हें दिखेगा कि इमेज यहां पर बनेगी। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है? पोल, पोल नहीं है सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर और F1। तो यानी इमेज कहां पर बनेगी? F1 एंड O के बीच में। कैसी इमेज होगी? छोटी होगी, छोटी, है ना? तो याद रखना, ये जो आपका लेंस है कॉनकेव लेंस, ये हमेशा इमेज छोटी बनाएगा, कभी मैग्नीफाई बड़ी इमेज नहीं बना सकता, छोटी बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा। क्या ये हमें समझ आया बेटा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, है ना? जल्दी बताओ। अच्छा, एक सही बात बताना, ऐसा तुम्हारे साथ कितनी बार हुआ है कि मतलब कुछ तुम्हारे ऐसे दोस्त तो जरूर होंगे जो कि जब तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आता है ना, फिर उसके बाद वो घर जाते हैं, है ना, और घर में जाकर वो बोलते हैं, मम्मी वो मेरे ना 50 में से 20 नंबर आए हैं। तो उनकी मम्मी डांटती हैं कि इतने कम कैसे आए? तो बोलते हैं, मम्मी वो राहुल के भी इतने ही आए हैं। अच्छा, और क्लास के टॉपर के कितने आए? क्लास के टॉपर के 25, हाईएस्ट मार्क्स ही 25 है मम्मी, 25 ही हाईएस्ट हैं। और वो तेरे बेस्ट फ्रेंड उसके, मम्मी वो तो फेल हो गया। और तुम्हारे 30 नंबर आए हो चाहे 50, तो घर पे यही बोलते हैं सब कि मम्मी वो तो फेल हो गया। क्यों? उससे बच जाते हैं ना थोड़ा सा। हाँ, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे मार्क्स देखकर खुश है, पर घर पे बेचारे को बोलना पड़ रहा है कि मम्मी फेल हुआ है, वो फेल ही हो सकता है। तो थोड़ा ऐसे करना पड़ता है, तुम्हारे साथ भी होता होगा, है ना? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां तक की चीज सारी समझ आ गई। चलिए, कॉन्वेक्स लेंस, अच्छा टेबल जो है वही है, टेबल एकदम शॉर्ट में यहां पर समझा रखा है। अब आते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स बोल रहा हूं। एक मिनट, ये क्या कर दिया भैया? ये क्या कर दिया? उल्टा लिख दिया क्या? कॉनकेव करो भैया, बताओ भाई। उधर अगर पीछे कॉन्वेक्स था, कॉनकेव था, जो भी था उसको भी सही कर लेना। देखो, कॉनकेव लेंस के क्या क्या यूजेस हैं। कॉनकेव लेंस उल्टा काम करेगा किसके? जो हमने पहले पढ़ा कॉन्वेक्स से। ठीक है, ये क्या करता है? ये दूर करता है चीजों को। क्या करता है? दूर करता है। तो इसका एक काम तो होता है ये मायोपिया को करेक्ट करने के काम आता है, ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर देखो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बहुत सारे, स्पेशली जो मैंने आपको बताया था ना शुरू में, वो जो एक होल होता है जिससे तुम देखते हो कि बाहर कौन खड़ा है डोर के, उस होल के अंदर यही लेंस लगता है। कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। चलो, उसके अलावा लेजर फ्लैश लाइट्स, है ना, बहुत सारी जितनी आपकी लेजर्स होती हैं जिनको दूर जाना होता है ना, दूर ऐसे फैलना होता है, तो उसके लिए, क्योंकि देखो इसका काम क्या है, लेंस क्या करेगा? ये लेंस जो है चीजों को ऐसे फैला देगा, है ना। तो मान लो तुम्हें एक लाइट को ऐसे फैलाना है, तो वहां पर आपका यही वाला लेंस यूज होने वाला है। ठीक है, जहां पर आपको लाइट को डाइवर्ज करना हो, जैसे कि लेजर फ्लैश लाइट्स एंड बीम एक्सपेंडर्स। ठीक है, लेजर फ्लैश लाइट्स एंड बीम एक्सपेंडर। ये आपकी टॉर्च लाइट, देखो टॉर्च लाइट का क्या होता है? ऐसे फैलना होता है, तो वहां पर कौन सा लेंस यूज होता है? कॉनकेव। बहुत अच्छा, कंफ्यूज बेटा, मुझे पता है समटाइम्स इट इज कंफ्यूजिंग, कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स, पर बेटा जब तुम उसका नंबर याद कर सकते हो, इतना तो कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, स्टार मार्क करना। देखते हैं, एक स्टडी की गई है जिसमें कि 3 अलग अलग प्रकार के कॉन्वेक्स लेंस है, ABC। ये वही क्वेश्चन है जो कि हमने मिरर में करा था। ये अलग अलग प्रकार के कॉन्वेक्स लेंस है, उनकी फोकल लेंथ 15, 20 और 12। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा गया। क्वेश्चन में पूछ रहा है, इन विच वन ऑफ द अबव केस विल द लेंस फॉर्म द वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कब बनाता है लेंस? याद करो,
वर्चुअल इमेज कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज एक ही केस में बनाता है, जब ऑब्जेक्ट को हम ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में रख दें। ठीक है। अच्छा, फोकल लेंथ कितनी है? फोकल लेंथ देखो, इसकी 12 है, इसकी 20 है, इसकी 15 है। अगर तुम ध्यान से देखोगे पहले केस को, इसकी फोकल लेंथ 15 है, यानी यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 15 है, पर ऑब्जेक्ट को सिर्फ 10 सेंटीमीटर पे रखा है ना। अगर यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 15 है और ऑब्जेक्ट को सिर्फ 10 सेंटीमीटर पे रखा है, तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल और इरेक्ट। चलिए, पहले का आंसर मिल गया। लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन केस 2। केस 2 क्या है? केस 2 देखते हैं। फोकल लेंथ है 25 और ऑब्जेक्ट को हमने फोकल लेंथ है 20 और ऑब्जेक्ट को हमने 25 सेंटीमीटर पे रखा है। यानी अगर इसको थोड़ा सा तुम इमेजिन कर पाओ बेटा, जैसे कि ये देखो, ये है f1 है ना, जो कि कितना है? 20 सेंटीमीटर, और हमने ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा हुआ है, यानी बिटवीन f1 एंड 2f1, इसके बीच में। तो इमेज कैसी बनती थी? रियल और इन्वर्टेड तो बनती थी, बट कहां बनती थी? सोचो सोचो सोचो, कहां बनती थी? दिमाग लगाओ एक बार फटाफट से। नहीं आ रहा याद? बेटा ऐसे कैसे चलेगा यार, इतने सारे रे डायग्राम बना दिए। इसकी भी ट्रिक चाहिए, इसकी ट्रिक भी बता दूंगा, टेंशन मतलब, इसकी ट्रिक भी बता दूंगा। इमेज जो बनती थी वो बनती थी बियॉन्ड 2f2, 2f2 के पीछे बनती थी, बड़ी इमेज बनती थी, रियल बनती थी, और बोलो इन्वर्टेड। चलो अगला क्या है? व्हाट इज द नेचर एंड द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस ए। लेंस ए ने कैसी इमेज बनाई? वर्चुअल बनाई, इरेक्ट बनाई और बड़ी बनाई, लार्ज बनाई, क्योंकि ये केस तो तुम्हें पता ही है, स्पेशल केस। चलो, बहुत सारे बच्चे ट्रिक मांग रहे हैं, तो आ जाओ भाई, लेंस की भी ट्रिक दे देते हैं। आ जाओ भाई, 6 केसेस की क्या ट्रिक है भैया? तो अपने पास है पीके ट्रिक, आ जाओ भाई फटाफट से। लो भाई, कुछ नहीं करना, नंबरिंग। भाई आपको काउंटिंग तो आती है ना दोस्तों? अगर आपको काउंटिंग आती है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, काउंटिंग करना है। आ जाओ भाई, काउंटिंग करते हैं, है ना। 1 2 3 ऐसे करेंगे बस। 1 होगा इनफाइनाइट, 1 2 3 4 5 6। अब वही काउंटिंग यहां से शुरू कर दो, क्या दिक्कत है? बेटा, यहां से शुरू कर दो वही काउंटिंग। क्या करना है देखना बेटा, देखते चलना। 1 2 3 4 5 होगा इनफाइनाइट पे, ठीक है। 5 और 6 केस हमेशा स्पेशल होता है। 6 में तो इमेज ही वर्चुअल पे बनती थी, है ना। तो अब इससे मैंने तुम्हें क्या बताना चाहा, अगर ऑब्जेक्ट 1 पे है यानी इनफाइनाइट पे है, तो इमेज कहां बनेगी? 1 पे, यानी f2 पे। बहुत बढ़िया। अगर बियॉन्ड 2f1 है तो इमेज कहां बनेगी? देखो, ये देखो कहां बन रही है? इस 2 पे, यानी बिटवीन f2 और 2f2। वही है सेम चीज। अगर 3 पर है तो इमेज कहां बनेगी? 3 पर बनेगी, है ना। अगर 4 पर है तो इमेज बनेगी 4 पे। अगर 5 पे है तो इमेज बनेगी 5 यानी इनफाइनाइट पे। अइला जादू भैया, ये क्या हो गया? जादू नहीं है बेटा, ये तो ट्रिक्स है ना। ये तो सिंपल सी ट्रिक्स हैं। आई होप आपको ये सारी चीज समझ आ गई होगी। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताओ कि साइन कन्वेंशन मिरर में तुम्हें समझ आया था, वो सेम साइन कन्वेंशन तुम्हें लेंस में लगाना है। क्या था साइन कन्वेंशन? कोई भी चीज अगर लेफ्ट तो नेगेटिव, कोई भी चीज अगर राइट तो पॉजिटिव। ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, वही सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। मैं बदलूंगा ही नहीं साइन कन्वेंशन, मैं सेम रखूंगा और उसी से तेरे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। बस यहां पर फॉर्मूला बदलता है। अच्छा, मिरर फॉर्मूला क्या होता था? 1/v + 1/u = 1/f। अब यहां पर बस एक नेगेटिव का साइन आ जाता है, ये साइन याद रखना। ये जो तुम्हें माइनस का साइन दिख रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/v - 1/u 1/f। v क्या है? इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ठीक है। अच्छा, अब मुझे तुम खुद सोच के बताओ, ये वाला जो लेंस है कौन सा है? कॉन्वेक्स। इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? इसकी फोकल लेंथ कहां होती है बेटा? भैया दोनों तरफ होती है। अरे नहीं, इमेज कहां ये बनाता है? ये इमेज बनाता है इस डायरेक्शन में, राइट। हाँ, यानी राइट साइड में। फोकल लेंथ कैसी होगी? पॉजिटिव। अच्छा, इसके साथ क्या था? जल्दी बताते चलो बेटा, इसके साथ क्या है? ड्राइंग मेरी बहुत खतरनाक है बेटा। इसकी कहां बनती थी फोकल लेंथ? इस डायरेक्शन में। तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव होगी। भैया ये कैसे याद करेंगे? देख, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, कॉनकेव मिरर एंड लेंस बोथ विल हैव ऑलवेज नेगेटिव फोकल लेंथ। कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस विल ऑलवेज हैव पॉजिटिव फोकल लेंथ। ऐसे याद कर लो, चाहे मिरर और लेंस हो, फोकल लेंथ सेम ही रहेगी, ठीक है। बहुत सही। चलिए, तो ये फॉर्मूला समझ आ गया। अच्छा, यहां पर भी एक चीज होती है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन वही है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पर इसका फॉर्मूला बदल जाता है। इसका फॉर्मूला हो जाता है v/u
यानी वो जो नेगेटिव का साइन था वो कट जाता है, वो हट जाता है। ठीक है, नेगेटिव साइन हटा दिया, बस इतना है। सही है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये जो मैग्निफिकेशन है वो क्या बताएगा यहां पर, वही सेम चीज जैसे मिरर में था ना, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आया तो रियल प्लस इन्वर्टेड, अगर पॉजिटिव आया तो वर्चुअल प्लस इरेक्ट। सेम है बेटा, कुछ नहीं बदल रहा, वो कहानी पूरी सेम है। चलो अब आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर ऑफ द लेंस। इससे 101% एक सवाल इजी सा आता है, पावर क्या है, मेरी पावर क्या है, मेरे में कितनी ताकत है। सिमिलरली लेंस की पावर कहलाती है एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट। ये लेंस क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, ये लेंस क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो क्या होता है, एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, पावर क्या है, एबिलिटी टू कन्वर्ज या डाइवर्ज, या तो हम उसको कन्वर्ज कर देंगे तो डाइवर्ज कर देंगे, उसी को अपन बोलेंगे पावर लेंस की। ठीक है, क्या बोलेंगे, पावर। अच्छा, पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट होता है पावर का डायोप्टियर। क्या होता है बेटा, डायोप्टियर। ठीक है, मीटर हटाओ, डायोप्टियर। ठीक है, क्या होता है, डी, ये होता है पावर का एसआई यूनिट। ठीक है जी, बहुत सही। अच्छा, ये जो पावर है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, यानी 1 फोकल लेंथ। और याद रखना बेटा, गलती होगी, फोकल लेंथ यहां पर मीटर में है, किसमें, मीटर में। पर सारे सवाल के अंदर जो फोकल लेंथ होती है वो सेंटीमीटर में होती है, तुमने नोट करा होगा। तो इस फॉर्मूले को बदल के लिख लो, पावर इक्वल्स टू 100/f। जब f किस में है, सेंटीमीटर में, फॉर्मूला क्या हो गया, 100/f। ये फॉर्मूला याद रखना क्योंकि यही यूज होगा। ठीक है, पावर का यूनिट क्या है, डायोप्टियर। ठीक है, अब मान लो सवाल आ जाए, डिफाइन 1 डायोप्टियर। डिफाइन कर दोगे, क्या बोलोगे, 1 डायोप्टियर इज द पावर ऑफ द लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। जिसकी फोकल लेंथ, इस फॉर्मूले को देखो, जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है उसकी पावर क्या होगी, उसकी पावर भी होगी 1 डायोप्टियर। हाँ है ना, हाँ है ना, बहुत सही, बहुत सही। चलो, अच्छा अब ये समझना, अपने दो लेंस हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉन्केव की नेगेटिव होती है। इसका यह मतलब है कि जो पावर होगी कॉन्वेक्स लेंस की वो कैसी होगी, वो भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि भाई साफ पता चल रहा है ना यार, फॉर्मूला क्या है, 1/f। अब मान लो अगर फोकल लेंथ ही नेगेटिव है तो पावर भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव। तो याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्केव की नेगेटिव। बहुत बढ़िया, ये भी समझ में आ गया है ना। अब एक सवाल करते हैं, उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 25 सेंटीमीटर। बताओ भाई क्या होगा, पावर क्या होगी, पावर होता है, देखो सेंटीमीटर है, हाँ पकड़े गए, फॉर्मूला सही पुट करना था। क्या आएगा, 4 डायोप्टियर। 4 डायोप्टियर। अब क्वेश्चन में कभी कभार ये पूछ लेता है कि एक लेंस है, उल्टा क्वेश्चन, जिसकी पावर है +4 डायोप्टियर। ठीक है, अब ये बताओ ये कौन सा लेंस है, इसकी पावर पॉजिटिव होती है, जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव। किसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती थी, कॉन्वेक्स। बहुत बढ़िया, तो जो कॉन्वेक्स लेंस है वही लेंस होगा ये +4 डायोप्टियर का। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर तुमसे कोई फोकल लेंथ निकालने को पूछ ले, कैसे निकालोगे, फॉर्मूला तुम्हें पता है ना, पता है ना फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें पावर पता है, पावर है 4 डायोप्टियर। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, तो फोकल लेंथ हो जाएगा 100/4, दैट इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। देख के बताओ क्या चीज समझ में आ गई बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, चमक गया है ना। तो ऐसे पावर और ये फोकल लेंथ, इन सबके सवाल आ जाते हैं। कभी कभार सवाल ऐसे भी आ जाते हैं कि एक लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर है +2 डायोप्टियर, और उसको जोड़ दिया है एक कॉन्केव लेंस के साथ जिसकी पावर है -4 डायोप्टियर। ठीक है, तो अब इनकी नेट पावर बताओ। तो नेट पावर कैसे बताओगे, कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड कर देना है, ये +2 ये -4, कितना आ जाएगा, नेट पावर कितनी आ जाएगी, नेट पावर आ जाएगी -2 डायोप्टियर। तो ऐसे भी कभी कभार नॉर्मल क्वेश्चन आ जाते हैं, ज्यादा इजी आते हैं, मतलब यहां से सवाल उतने हार्ड नहीं आते, राइट। जल्दी बताओ क्या समझ में आ गया, क्वेश्चन करो। द फोकल लेंथ ऑफ द 4 कॉन्वेक्स लेंस PQRS आर 20, 15, 5 एंड 10 सेंटीमीटर। विच लेंस विल हैव ग्रेटेस्ट पावर। अगर तुमने फॉर्मूले पे ध्यान दिया हो तो फॉर्मूला ये है, जिसकी फोकल लेंथ कम उसकी पावर ज्यादा। यस और नो, यार क्या कर रहा है भाई, हाँ यस। तो किसकी फोकल लेंथ सबसे कम है, दिख रहा है आर 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 है ना। तो आर जो होगा उसकी पावर सबसे ज्यादा होगी। अच्छा, पावर सबसे कम किसकी होगी वो तुम कमेंट सेक्शन में बताना। चलो आगे बढ़ते हैं। फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अवे, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर। अब ये आ गए हैं न्यूमेरिकल, फटाफट से इसको सॉल्व करो।
ट्राई करो सॉल्व करने की, मैं भी करवाता हूं। कौन कौन इसको सॉल्व कर पाया? वैसे क्वेश्चन उतना कोई टफ नहीं था, बेसिक क्वेश्चन था। देखो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ प्लस होती है, पॉजिटिव होती है, बताया था ना? हाँ सही है, मिरर हो चाहे लेंस हो पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो यू है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, ये भी बता दिया, क्योंकि वो हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है। ठीक है, इमेज बतानी है यानी हमें वी बताना है, और उसका नेचर कैसे निकालते हैं? मैग्निफिकेशन से। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या बोलता है, ये होता है बेटा फॉर्मूला, ये क्या होता है? लेंस फॉर्मूला। बहुत बढ़िया। अब इसमें बस आपको क्या निकालना है? वी निकालना है ना। यू की वैल्यू क्या है? -1/50। एफ क्या आ जाएगा? 1/f क्या आ जाएगा? 1/10। ठीक है, ये नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, इसको यहां पर ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन जो है ना बेटा, उसका सारा गेम होता है। ठीक है, ये सबका आया क्या? जल्दी बताओ। बहुत सही। अब बताओ एलसीएम क्या आ रहा है? एलसीएम आ रहा होगा 30, एलसीएम ले लिया 30 है ना, इस पे आ गया 3 - 2, तो ये आ गया आपका 1/30। 1/v की वैल्यू आ गई 1/30, तो v की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट की जो इमेज आई है उसका डिस्टेंस आ गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, किस तरफ होगा बताओ? पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर, यानी याद करो भाई राइट साइड। कहां पर? राइट साइड में इमेज बनी। बहुत बढ़िया। अच्छा अब नेचर बताना है। नेचर कैसे बताते हैं? मैग्निफिकेशन से। यहां पर बेटा माइनस हट जाता है मैग्निफिकेशन में, याद? बहुत याद है, मुझे पता है तुझे याद है। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये आ गया 30 डिवाइड बाय यू क्या है? यू है -15, यू है -15, तो ये आ जाएगा आपका -2। कितना आ गया? -2। ये माइनस क्या बता रहा है बेटा? ये माइनस बता रहा है कि इमेज रियल है, इन्वर्टेड है। 2 क्या बता रहा है? कि इमेज का जो साइज है वो डबल है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। समझ आया? इन यादों में खोया है बेटा। एक बात याद रखना, दो चीजों पे लाइफ में कभी भी विश्वास मत करना, लड़कियों की इंस्टाग्राम वाली डीपी पे और लड़कों की ये प्यार भरी बातों पे। सारा फोकस मास्टर पे रखना। ठीक है, हाँ देखो आगे समझ में? डन है। एक और क्वेश्चन लगाते हैं भैया, मजे मजे में और क्वेश्चन करेंगे, आ जाओ। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव लेंस, यानी यू की वैल्यू हमें गिवन है -15, यू हमेशा माइनस होगा। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ, अच्छा ये बताओ कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव होती है ना? हाँ, चाहे मिरर हो चाहे लेंस। फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, ऑल्सो ड्रॉ द रे डायग्राम। कुछ नहीं बताना भाई, वी निकाल दो और रे डायग्राम भी बनाकर दिखा दो। ये पूछ रहा है यार, इसमें क्या है? वी निकालने के लिए भाई पुट कर दो भाई, लेंस फॉर्मूला की जय हो। क्या हो भाई? लेंस फॉर्मूला की जय हो। चलो भाई, है ना, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब मैं कैलकुलेशन थोड़ी फटाफट कर रहा हूं तो फोकस एकदम हाई रखना, अगर फोकस हटा तो दुर्घटना घटेगी। ये आई गेस सेम ही क्वेश्चन है, ये आई गेस सेम ही क्वेश्चन है ना, क्योंकि सारी वैल्यूज तो सेम है, सारी की सारी वैल्यूज तो सेम ही है ना। आई गेस ये सारी की सारी वैल्यूज तो बेटा सेम ही आ रही है। चेक करना जरा फटाफट से, क्या आ रहा है तुम्हारा आंसर? क्या आ रहा है आंसर? जल्दी बताओ। 1/v - 1/u, ये है आपका कौन? एक मिनट, हमने एक चीज गलत कर ली है। सॉरी, ये तो कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ तो भैया नेगेटिव होती है यार। क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहे हो भाई? है ना, क्या कर रहे हो? बताओ भाई, नेगेटिव होती है यार। ये तो भैया गलत बात है। चलो कोई बात नहीं, हमने देखा नहीं भैया, भारी मिस्टेक हो गई, माफी करना। इसको माइनस कर दो, है ना, यहां पर माइनस लगा लो, इधर भी माइनस लगा लो। ठीक है जी, अब ठीक है, अब ठीक, खुश हो? चलो अब एलसीएम ले लो। ठीक है जी, 30 ये आ गया कितना? -3 और -2, तो ये आ जाएगा -5/30 और ये आ जाएगा -1/6। तो यानी 1/v की वैल्यू आई -1/6। इसका ये मतलब है कि जो v की वैल्यू आएगी वो आएगा -6 सेंटीमीटर। क्या आया बेटा? -6 सेंटीमीटर। क्या सबका ये आया? जल्दी बताओ, क्या सबका ये आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये आ गया सबका। अब हमें नेचर बताना है। नेचर कैसे निकालते हैं? मैग्निफिकेशन बेटा, और क्या? v/u। v की वैल्यू क्या है? v की वैल्यू है -6 और u की वैल्यू है -15, है ना, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। ये क्या आ जाएगा बेटा? 2/5, 2/5, ये आ गया मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, इमेज वर्चुअल इरेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक सवाल और था इसमें कि ऑल्सो ड्रॉ दी रे डायग्राम। रे डायग्राम बना के दिखा दो। है ना, रे डायग्राम तुम बना के दिखा सकते हो, रे डायग्राम तुम खुद बना के दिखा सकते हो। ये है आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है बेटा, और आपको पता है कि इसकी जो फोकल लेंथ है f1 जो है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट को हमने 15 सेंटीमीटर पर रखा है, यानी ऑब्जेक्ट को हमने कहीं यहां पर रखा है। ठीक है, तो इसका रे डायग्राम तुम खुद बनाकर ऐसे दिखा सकते हो।
है ना, फोकस से पास करेगी, और दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से, तो इमेज जो होगी कहीं यहां पर बनेगी, है ना, इमेज कहीं यहां पर बनेगी। चलो बहुत बढ़िया, डन। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, है ना, बहुत सही। चलो ये आज का आखिरी सवाल, इसके बाद आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा जो आप कमेंट में बताओगे, देन हमारा चैप्टर समाप्त। ओहो यस, क्या फीलिंग आ रही है यार, इतना बड़ा चैप्टर कर लिया। आ जाओ। An object is placed at a distance 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। एक हमारा प्यारा प्यारा नन्ना मुन्ना सा कॉन्वेक्स लेंस है, उससे ऑब्जेक्ट को हमने 30 सेंटीमीटर, यानी यू की वैल्यू है -30 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और क्या बोला कि द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस 20 सेंटीमीटर। इमेज बोला है, इमेज यानी हमें वी गिवन है, वी क्या बोला है कि जो इमेज बनी है वो 20 सेंटीमीटर पे बनी है ऑन दी अदर साइड, यानी ऑब्जेक्ट यहां था और इमेज यहां बनी है। पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव, गलत मत करना, राइट साइड में पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। तो ये आएगा प्लस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट दी फोकल लेंथ, बस कुछ नहीं करना, फोकल लेंथ निकालनी है। बताओ यार भैया, है इतना इजी सवाल, बताओ भाई v की वैल्यू क्या है 1/20 माइनस, और ये देखो यहां पर एक और माइनस है बेटा, एक और देखो, कैलकुलेशन का गेम है, मैं फिर बोल रहा हूं, सारा गेम कैलकुलेशन, माइनस माइनस प्लस, तो 1/20 प्लस 1/30, एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 60 का। एलसीएम देखो मेरी प्रैक्टिस है इसलिए मैं कैलकुलेशन तेज कर रहा हूं, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी समय के साथ, ठीक है। तो ये आ गया 5/60, फाइनली इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1/12, है ना। तो 1/f की वैल्यू आ गई 1/12, तो f की वैल्यू क्या आई, f की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। और देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का क्या मतलब है, कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ तो पॉजिटिव आती है, क्या बात, क्या, चलो आ गया। ऑल्सो स्टेट वेदर द इमेज इज रियल और वर्चुअल। इमेज रियल है भैया, हमें साफ पता है ना, यहां वो तो यहीं लिख दिया था कि स्क्रीन प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे ऑन दी अदर साइड, दूसरी तरफ इमेज बनी है, दूसरी तरफ इमेज बनी यानी रियल इमेज है, ठीक है। अगर सेम साइड इमेज बनती तो वर्चुअल इमेज। ये था आपका ये पूरा का पूरा प्यारा सा चैप्टर, ये रहा आपका। कमेंट करो अभी फटाफट से, मुझे क्वेश्चन सबका सॉल्व चाहिए, इतनी मेहनत से तुम्हें, इतनी मेहनत से बेटा मैंने सारी चीजें बताई हैं। यहां पर ये चैप्टर खत्म होता है। सुनो मेरी बात, अब तुमसे 2 मिनट बात करने, देखो कभी कभार मुझे पता है तुम्हें लगता है कि ये लाइफ बहुत टफ है, ठीक है। मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर कर रहा हूं कि पता है तुम्हें, जब मैं कॉलेज में था ना, तो मुझे अपनी लाइफ बहुत टफ लगती थी। एक बार मैं जा रहा था कॉलेज में, तो वो जो गार्ड वाले भैया थे ना, वो मुझसे पूछ रहे कि यार इतना परेशान क्यों है। तो मैं अंदर से भरा बैठा था, मैंने उनको सुनाया, मैंने कहा अरे भैया आपको क्या पता मेरी जिंदगी कितनी टफ है, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कॉलेज मेंटेन नहीं हो रहा है, ये है वो है, अटेंडेंस कहां से लेकर आऊं इतनी सारी, मैंने सब कुछ सुना दिया। वो ना मुस्कुराने लगे, वो हंसने लगे, और वो मुस्कुराते हुए बोले कि प्रशांत तुझे ना पता ही नहीं है कि टफ लाइफ क्या होती है, मुश्किल जिंदगी क्या होती है। जब आपको एक गार्ड की नौकरी करनी पड़े जिसमें आपको 10,000 रुपए महीना मिले, और उस 10,000 रुपए के अंदर आपको अपने 2 बच्चों की स्कूल की फीस भरनी पड़ जाए, और रात को आपको ऑटो चलाना पड़े ताकि आप अपने घर में खाना लेके आ पाओ, वो है एक टफ लाइफ। और मैं उस दिन सुना ना ये चीज, और मैं सुनते से ही मुझे समझ आया कि यार हमारी लाइफ कहां टफ है, हमसे बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ हमसे 100 गुना टफ है ना। और उस दिन से मैंने सोच लिया था कि यार अब चाहे कितनी परेशानी आ जाए मैं हार नहीं मानूंगा। और आज ये चीज मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं, लाइफ विल बी टफ, हार नहीं माननी, डटे रहना है, खड़े रहना है ना। ये जुनून, ये जज्बात अंदर होना चाहिए, तभी तुम एक्चुअली में हीरो बन पाओगे। तो ये क्या फोटो लगा दी। तो लाइट क्या बोल रहा है, चैप्टर एंड करते हैं, रिफ्लेक्ट पॉजिटिविटी, रिफ्रैक्ट नेगेटिविटी एंड ऑलवेज फोकस ऑन योर गोल। गोल पे हमेशा फोकस करेंगे। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, मतलब ये पूरा का पूरा लेक्चर अच्छा लगा है, तो इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाकर जरूर बताना, इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में, कि मजा आया नहीं आया, समझ आया नहीं है। चलो टेक केयर, नेक्स्ट लेक्चर कौन सा चाहिए कमेंट में जरूर बताना। बाय बाय, जाओ बाय।